उस समय जब अर्जुन देव ने स्वर्गीय युद्ध पैलेस के 2 पैलेस मास्टर्स का अनुसरण किया तो उन्हें लगा कि यात्रा बहुत शांतिपूर्ण थी। कभी कभी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह आसानी से बच जाते थे। अब जब वह तारों वाले आसमान में जहाज चला रहा था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। चिंता मत करो, पास में एक स्टारी स्काई रिले स्टेशन होना चाहिए। चूंकि मैंने तारों वाले आकाश में प्रवेश करने के आपके फैसले को अस्वीकार नहीं किया है, इसलिए एक रास्ता होना चाहिए। सही समय पर अभिमा की आवाज सुनाई दी, जिससे अर्जुन देव शांत हो गए। अर्जुन देव ने उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल ड्रैगन के गेट के युद्धपोत को अराजक स्थान के साथ बहने दिया। उन्होंने पूछा, तारों वाला स्वर्ग रिले स्टेशन क्या है? मैंने इसके बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके अनुभव के साथ स्वाभाविक रूप से आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा। ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि और उससे ऊपर पहले से ही अकेले तारों वाले स्वर्ग की यात्रा करने की बुनियादी शक्ति रखते हैं। तारों वाले स्वर्ग का रिले स्टेशन इन ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों और उससे ऊपर के रहने के लिए एक जगह है। कुछ स्वतंत्र मार्शल कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए थे, विशुद्ध रूप से तारों वाले आकाश के सुंदर दृश्यों की सराहना करने के लिए या व्यक्तिगत रोमांटिक गतिविधियों के लिए। इस तरह के तारों वाले आकाश रिले स्टेशन की स्थापना अपेक्षाकृत सरल है। इसे केवल फिक्सिंग स्टार स्टोन और एक सरणी गठन की आवश्यकता है जो मोटे तौर पर तारों वाले आकाश उल्कापिंडों और ब्रह्मांडीय तूफानों से बचाव कर सके। एक और प्रकार है जो अधिक विशिष्ट है। ये बड़े गुटों द्वारा स्थापित रिले स्टेशन है। उनके रिले स्टेशन कुनलुन क्षेत्र के तारों वाले स्वर्ग में फैले हुए हैं, जिससे लोगों को रिले स्टेशनों के बीच आगे पीछे यात्रा करने की अनुमति मिलती है। ये रिले स्टेशन ब्रह्मांडीय तूफानों और तारों वाले आकाश के विभिन्न अज्ञात खतरों के लिए बहुत प्रतिरोधी है। अर्जुन देव को अब थोड़ा समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि तारों वाले आकाश की दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत थी। हालांकि उसे इन तारों वाले स्वर्ग रिले स्टेशनों को कैसे ढूंढना चाहिए? अभिमा ने अर्जुन देव की शंकाओं पर ध्यान दिया। वो मुस्कुराई और बोली, स्टार चार्ट के बिना आप रिले स्टेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी के लिए जल्दबाजी न करें। बस ड्रैगन के गेट के युद्धपोत को आकाश की बाधा के चारों ओर चक्कर लगाने दें। जल्दी या बाद में आप एक तारों वाले स्वर्ग रिले स्टेशन में भाग लेंगे। आकाश की बाधा के आसपास स्वतंत्र मार्शल कलाकारों द्वारा स्थापित कई तारों वाले स्वर्ग रिले स्टेशन हैं। किसी को न ढूंढ पाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टार चार्ट न होना वास्तव में समस्याग्रस्त था। हालांकि चूंकि अर्जुन देव ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, इसलिए इस पर पछताने का समय नहीं था। उसने खुद को खड़ा किया और पूछा, मुझे कब तक इंतजार करना होगा? चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन तारों वाले स्वर्ग रिले स्टेशनों में सभी फिक्सिंग स्टार स्टोन्स हैं। वे तारों से भरे आकाश में जगह में तय है। जब तक आप आकाश की बाधा का चक्कर लगाते हैं, आप देरसबेर एक में भाग लेंगे। इसके अलावा उन्हें खोजना बहुत आसान होगा। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने इस यात्रा पर अपने अनुभवों पर विचार किया। अब जब अर्जुन देव अपने वर्तमान साधना क्षेत्र में पहुंच गए थे, तो वह अब खुद को युवा पीढ़ी तक सीमित नहीं रख सकते थे। मार्शल ऋषि पहले से ही पिरामिड के शीर्ष पर थे। अर्जुन देव को पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ जाएगी, जिनका सामना करना पड़ेगा। उन्हें इन विशेषज्ञों पर विचार करना था जिन्हें वो केवल अतीत में देख सकते थे। भविष्य में उसके लिए सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज या यहां तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से मिलना सामान्य होगा। जब वह ऐसे विशेषज्ञों से मिला तो उसे ध्यान से सोचना होगा कि उनसे कैसे निपटा जाए और खुद को कैसे बचाया जाए। उसे कुछ तुरुक के पत्ते भी तैयार करने पड़े जिससे वह इन विशेषज्ञों से आसानी से बच सके। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने कृपाण मोनार्क घास को बाहर निकाला। उन्होंने इस समय का उपयोग इसमें
निहित कृपाण के इरादे को अवशोषित करने के लिए करने की योजना बनाई। कुनलुन महाद्वीप में एक खतरनाक जगह थी जिसे हेवनली थंडर पीक कहा जाता था। प्राचीन युग के दौरान एक शक्तिशाली कृपाण सम्राट ने यहां अपने दांवों को समझा। आखिरकार वह सफलतापूर्वक टूट गया और एक संप्रभु कृपाण सम्राट बन गया। उसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुनलुन महाद्वीप में कई किंवदंतियों को पीछे छोड़ गया। कुछ ने कहा कि वह एक भ्रामक मार्शल गॉड बन गया, दूसरों ने कहा कि वो बहुत पहले मर गया था। किंवदंतियों के अलावा स्वर्गीय स्नो पीक पर एक प्रकार की बहुत ही साधारण घास उगती हुई थी जहां कृपाण सम्राट ने अपने दांवों को समझा था। हालांकि जिस क्षण कृपाण सम्राट संप्रभु मार्शल सम्राट के पास आगे बढ़ा, ये घास उत्परिवर्तित हो गई। कृपाण के इरादे को संग्रहित कर रही थी जिसे उसने अनजाने में लीक कर दिया था। ये घास बहुत कीमती हो गई। इसके अलावा ये बढ़ता रहा। हर बार जब वसंत आता था तो कई मार्शल ऋषि कृपाण मोनाक घास के लिए लड़ने जा रहे होते थे। अर्जुन देव ने कृपाण सम्राट घास को अपनी हथेली में रखा और अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रसारित किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और घास में निहित कृपाण के इरादे को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बज 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 अर्जुन देव की चेतना के सागर में गूंज रहा था कृपाण का आशय। कृपाण के इरादे के हजारों किस्में हर जगह बिखर गई, जिससे उसकी चेतना के समुद्र में बड़ी लहरें उठ गई। कृपाण के इरादे का हर किनारा बढ़ रहा था और भयानक था। उनकी चेतना के सागर में लहरों ने अर्जुन देव को किसी कारण से कांप दिया। कुछ प्रयास के साथ अर्जुन देव ने कृपाण के इरादे को कृपाण के इरादे से मिला दिया, जिसे वह समझ गया था। घास में कृपाण का इरादा बहुत अत्याचारी और क्रूर था। प्रक्रिया बहुत धीमी थी। हालांकि अर्जुन देव को बहुत कुछ मिला। कृपाण सम्राट द्वारा छोड़े गए कृपाण के इरादे के हर पहलू के साथ अर्जुन देव महसूस कर सकते थे कि उनके कृपाण के इरादे में काफी सुधार हुआ है। कृपाण के सभी किस्में जब एकत्र की गई तो अर्जुन देव की 80% समझ 90% समझ के चरम पर पहुंच गई थी। अर्जुन देव की चेतना के सागर में मूल रूप से निराकार कृपाण का इरादा अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। चेतना के समुद्र में एक अस्पष्ट छोटी कृपाण तैर रही थी। ये कृपाण आत्मा का आकार होना चाहिए। जब किसी का कृपाण इरादा 100% समझ तक पहुंच जाता है तो वह एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरता है, जिससे एक आत्मा को जन्म मिलता है। तलवारबाजों के पास तलवार की आत्मा थी और ब्लेड्समैन के पास कृपाण आत्मा थी। जब एक कृषक एक आत्मा को समझता है, जब वे अपने हथियारों के साथ विभिन्न मार्शल तकनीकों को निष्पादित करते हैं, तो हथियारों की तीक्ष्णता किसी के दिल को भेदने में सक्षम होती है, जिससे वे डर से कांप उठते हैं। उनके द्वारा निष्पादित कृपाण तकनीक बहुत तेज होगी। हालांकि आत्मा को संघनित करना इतना आसान नहीं था। 10,000 ब्लेड्समैन में से केवल एक ही कृपाण के इरादे को समझ पाएगा। कृपाण के इरादे को समझने वालों में से 10,000 में से केवल एक कृपाण आत्मा को संघनित करने में सक्षम होगा। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि कृपाण आत्मा को समझना कितना मुश्किल था। अर्जुन देव की हथेली में कृपाण मोनाक घास में कृपाण का इरादा सूख गया, सूखी घास में बदल गया और गायब हो गया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक विचार के साथ उनकी टकट की असीम तारों वाले स्वर्ग को छेदने में सक्षम लग रही थी। ये अविश्वसनीय रूप से तेज था, दूसरों को सीधे उसकी ओर देखने से रोकता था। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। फिर उसने पूछा, अभिमा, मुझे कृपाण के इरादे को अवशोषित करने में कितना समय लगा? अभिमा ने अपनी उंगलियों पर भरोसा किया। फिर उसने कहा, लगभग आधा महीना। है, मैं एक तारों वाले आकाश रिले स्टेशन को भी याद करता हूं। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाई और कहा, चलो वापस चलते हैं। मैं अब और बहना नहीं चाहता। आपको उस तारों वाले आकाश रिले स्टेशन का मार्ग याद रखना चाहिए।
है ना? स्वाभाविक रूप से मैं आपको इसे याद रखने में मदद करूंगा। युद्धपोत के धनुष को घुमाते हुए अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत के 18 पालों को नियंत्रित किया ताकि वह उस दिशा में पूरी गति से आगे बढ़ सके जिस दिशा में अभिमा ने बताया था। युद्धपोत के स्टर्न पर 8 जेट विमानों ने आग की लपटों की एक लाल पूंछ छोड़ी। ड्रैगन गेट का युद्धपोत एक ब्लू ड्रैगन की तरह था जो तारों वाले स्वर्ग में बादलों के माध्यम से उड़ रहा था। बहुत प्रभावशाली लग रहा था। आधे दिन से भी कम समय में अर्जुन देव की दृष्टि में प्रकाश का एक जड़हरा धब्बा दिखाई दिया। वो स्टार फिक्सिंग स्टोन की अनूठी रोशनी थी। यह असीम ब्रह्मांड में अद्वितीय था। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी गति बढ़ा सका। पाल पर ताबीज लिपियां प्रकाश के साथ टिमटिमाती थी क्योंकि वे भिन भिनाते थे। स्टार फिक्सिंग स्टोन स्टारी हेवन स्ट्रेन स्टोन रैंकिंग के शीर्ष 100 पत्थरों में से एक था। इसने काश्तकारों को कोई व्यावहारिक सहायता प्रदान नहीं की। इसका अद्भुत उपयोग फिक्स शब्द में निहित है। स्टार फिक्सिंग स्टोन से जुड़ी कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में मजबूती से तय की जाएगी। स्टारी हेवन स्टॉर्म कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो उसे उड़ा नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहले से ही उस स्थान की संरचना से जुड़ा हुआ था। स्टार फिक्सिंग स्टोन एक तारों वाले स्वर्ग रिले स्टेशन की नींव थी। स्टार फिक्सिंग स्टोन के बिना कोई तारों वाला स्वर्ग रिले स्टेशन नहीं होगा। एक रिले स्टेशन जो हमेशा तारों वाले स्वर्ग में बहता था, एक साहसिक कार्य पर काश्तकारों के लिए कोई मदद नहीं करेगा। स्टार फिक्सिंग स्टोन की कीमत इसके आकार पर आधारित थी। एक हथेली के आकार के स्टार फिक्सिंग स्टोन के लिए एक नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज को 10 साल की बचत करनी होगी। स्टार फिक्सिंग स्टोन जितना बड़ा होगा, वो उतना ही महंगा होगा। प्रकाश का वह जड़हरा धब्बा धीरे धीरे अर्जुन देव पर बंद हो गया। जब यह 5 किलोमीटर दूर था, तो धनुष पर सवार अर्जुन देव पहले से ही रिले स्टेशन को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हालांकि इसे रिले स्टेशन कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक पर्वत शिखर था जिसे काट दिया गया था और उल्टा कर दिया गया था। उस समतल चबूतरे पर हर तरह की इमारतें खड़ी की गई थी। जड़हरी रोशनी नीचे उल्टे त्रिकोणीय जमीन से आई थी। स्टार फिक्सिंग स्टोन शायद इस त्रिकोण के मूल में अंतर्निहित था। यह तारों वाला आकाश रिले स्टेशन बहुत छोटा था। त्रिज्या में 1 किलोमीटर से अधिक नहीं था। अर्जुन देव की साधना से वह एक सांस में 4 या 5 बार चक्कर लगा सकते थे। मंच पर इमारतें बहुत सरल थी। एक दुकान, कुछ लकड़ी के घरों और एक आंगन के अलावा अन्य स्थानों पर फूलों और पेड़ों का पौधा लगाया गया था। 2 बूढ़े लोग आंगन में एक पत्थर की मेज पर बैठे थे, चाय पी रहे थे और गो खेल रहे थे। कुछ ही दूरी पर लगभग 7 या 8 साल की एक लड़की अकेले अपनी कृपाण का अभ्यास करती थी। पूरा दृश्य बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत को दूर कर दिया। फिर वो बिजली की रोशनी के 2 गुच्छों पर खड़ा हो गया। एक झटके में वो मंच के शीर्ष पर पहुंच गया और एक निराकार प्रतिबंध द्वारा अवरुद्ध हो गया। दोनों बूढ़ों ने अर्जुन देव की ओर देखा और उन पर और ध्यान नहीं दिया। हालांकि तलवार का अभ्यास करने वाली लड़की कोमल स्वर में चिल्लाई, पिताजी, डैडी, एक मेहमान है, व्यापार यहां है। हुंश! एक जेड पेंडेंट नीचे से उड़ गया, प्रतिबंध से गुजरते हुए अर्जुन देव की ओर उड़ गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। फिर वो बिना किसी बाधा के प्रतिबंध से गुजर गया। जब लड़की ने वस्त्रधारी अर्जुन देव को देखा तो उसे बहुत उत्सुकता हुई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन देव को घूरने लगी। आंगन में दुकान से एक आलसी आवाज आई। इसमें कहा गया था, छोटी लड़की, विचलित मत हो, कृपाण का अभ्यास जारी रखें। लड़की ने हंसते हुए एक अजीब चेहरा बनाया। जाहिर है वो बोलने वाले व्यक्ति से नहीं डरती थी। हालांकि उसने अभी भी आज्ञाकारी रूप से कृपाण का अभ्यास करना जारी रखा। लड़की ने अपने हाथ में असली कृपाण नहीं पकड़ा था।
इसके बजाय ये बांस से उकेरी गई सिर्फ एक कृपाण थी। हालांकि ये बहुत उचित लग रहा था। ये वास्तव में उद्घाटन से भरा था। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराए। अप्रत्याशित रूप से वो गहरे तारों वाले आकाश में ऐसा इत्मीनान से दृश्य देख सकता था। इसने उसे किसी कारण से शांत महसूस कराया। अर्जुन देव आगे बढ़कर दुकान पर आ गया। अलमारियों पर कुछ पुरानी विविध वस्तुएं थी। जाहिर है किसी ने उन्हें लंबे समय तक नहीं छुआ था। काउंटर के पीछे लंबी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस आदमी के चेहरे पर एक चौंकाने वाला निशान और दो मोटी भौहें थी। कोई भी अभी भी अतीत की तीक्ष्णता और तीक्ष्णता को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस व्यक्ति की उपस्थिति ने क्रूर शब्द का पूरी तरह से वर्णन किया। हालांकि इस समय उसने अपने दाहिने हाथ में अपने होठों पर एक छोटा चायदानी और बाएं हाथ में एक किताब रखी थी। वह बहुत परिष्कृत और परिष्कृत लग रहा था। अर्जुन देव की चेतना के सागर में अस्पष्ट झुर्रीदार 90% समझ में आने वाला कृपाण इरादा अचानक कांप उठा, जैसे कि उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। रेलवे स्टेशन के मालिक ने अपना सिर उठाया और धीरे से कहा। फिर वो मुस्कुराया और कहा, आपकी उपस्थिति मेरे विनम्र आवाज में प्रकाश लाती है। अप्रत्याशित रूप से युवा पीढ़ी की एक राक्षसी प्रतिभा इस जर्जर जगह पर आई। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे ब्लेड्समैन हैं। मालिक के शब्दों में वह झटका नहीं था जो ज्यादातर लोग किसी प्रतिभा को देखकर दिखाएंगे। इसके बजाय ये एक मजाकिया और मजाक करने वाला लहजा था। एक उदासीनता जो नश्वर लोगों की दुनिया के आदी होने से आई थी। अर्जुन देव के मन में कुछ डर महसूस हुआ। ये व्यक्ति सरल नहीं था। न केवल उसके पास एक अथाह खेती थी, बल्कि वह एक बहुत मजबूत ब्लेड्समैन भी था। वरिष्ठ, क्या आप यहां स्टार मैप बेचते हैं? अर्जुन देव ने अपने हुड के नीचे से पूछा। जब व्यवसाय की बात आई तो रेलवे स्टेशन के मालिक ने प्राचीन पुस्तक को अपने हाथ में रख लिया और खुद को उत्साही होने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसकी आवाज में अभी भी आलस्य का भाव था। स्टार एटलस, आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं? आप किस स्तर का स्टार एटलस चाहते हैं? अलग अलग स्तरों की अलग अलग कीमतें होती हैं। अर्जुन देव ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बस मुझे सबसे साधारण दे दो। तो ये एक आदिम है। 1,00,000 स्टार सिक्के, कोई सौदेबाजी नहीं। रेलवे स्टेशन के मालिक ने जेड स्लिप पर फेंक दिया। अर्जुन देव ने इसे पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक भावना को उसमें भेज दिया। तुरंत तारों वाले आकाश का एक विशाल त्रिआयामी नक्शा उसके दिमाग में दिखाई दिया। स्टार मैप पर प्रमुख रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया था। जिन ग्रहों पर संप्रदाय तैनात है उन्हें भी शब्दों से चिन्हित किया जाएगा। खतरनाक स्थानों को रंग से चिन्हित किया जाएगा और यहां तक कि सरल पाठ विवरण भी थे। अज्ञात निषिद्ध भूमि को एक साधारण प्रश्न चिन्ह के साथ चिन्हित किया गया था। यह तारा मानचित्र उस मानचित्र की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत था जिसे अर्जुन देव ने अतीत में देखा था। जल्द ही अर्जुन देव ने हाउटिन ग्रह का स्थान खोज लिया। फिर उसने जल्दी से अपने दिमाग में यहां से प्लैनेट हाउटिन के लिए एक मार्ग बनाया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और उन्होंने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने खुशी खुशी 1,00,000 सूक्ष्म सिक्कों का भुगतान किया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि रेलवे स्टेशन के मालिक ने उसे रोका और कहा, युवक, तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं दिया है। अर्जुन देव कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने याद किया कि दूसरे पक्ष ने उन्हें शुरुआत में एक जेड पेंडेंट फेंक दिया था। कुछ देर सोचने के बाद वह उसे वापस करने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि सीनियर का रिले स्टेशन इस स्टार मैप पर चिन्हित नहीं है। अगर सीनियर इस जेड पेंडेंट को दूर ले जाता है तो भविष्य में इस जगह को ढूंढना आसान नहीं होगा। हालांकि रिले स्टेशन के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली जगह में एक छोटी सी जगह है।
मैं केवल कुछ दोस्तों के साथ व्यापार करता हूं। यदि आपकी कम उम्र और इस तथ्य के लिए नहीं कि आप एक ब्लेड्समैन हैं, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने देता। अर्जुन देव इस शख्स से दोस्ती करना चाहते थे। वो जेड पेंडेंट को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि इस विषय पर कैसे चर्चा की जाए। अर्जुन देव इन तारों वाले स्वर्ग रिले स्टेशनों में से अधिकांश कभी स्काई डोम दायरे के प्रसिद्ध लोग थे। वे कल्टिवेटर दुनिया की लड़ाई और हत्या से थक गए थे और सभी सांसारिक द्वेषों को समाप्त करते हुए तारों वाले स्वर्ग में सेवानिवृत्त हो गए। आमतौर पर वे दूसरों से परेशान नहीं होना चाहते हैं। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से धीरे से समझाया। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह दुखी हुए बिना नहीं रह सके। उनके लिए एक सच्चे ब्लेड्समैन विशेषज्ञ से मिलना दुर्लभ था। अगर वह इस अवसर से चूक जाते हैं तो यह अफसोस की बात होगी। यह विनम्र असभ्य रहा है और आपको परेशान कर रहा है। अर्जुन देव काफी सीधे सीधे थे। अभिमा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा और सीधे जेड पेंडेंट सौंप दिया। रिले स्टेशन का मालिक मंद मंद मुस्कुराया और जेड पेंडेंट प्राप्त किया। उन्होंने कहा, आप खुले विचारों वाले हैं। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यदि आप भविष्य में फिर से इस स्थान पर जा सकते हैं तो हम वास्तव में भाग्यशाली होंगे। उस समय हम एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं। अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और इस स्थान से चले गए। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, उसने धीरे से आह भरी। इतने सालों तक प्रकट नहीं होने के बाद कुनलुन क्षेत्र ने अप्रत्याशित रूप से इतनी युवा उत्कृष्ट प्रतिभा का उत्पादन किया। रिले स्टेशन के मालिक ने अपना सिर हिलाया और अपने मुंह से चायदानी उठाई। फिर वो कुर्सी पर वापस झुक गया और पढ़ना जारी रखा। स्टार चार्ट के मार्गदर्शन के साथ अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत को चलाया और तारों वाले स्वर्ग के माध्यम से उड़ान भरी। वो तुरंत बहुत खुश महसूस कर रहा था। आधे महीने बाद अर्जुन देव सफलतापूर्वक हाउटियन ग्रह पर उतरे और हाउटियन संप्रदाय के आधार पर पहुंचे। जब विभिन्न बुजुर्गों ने अर्जुन देव के असली शरीर को देखा तो उन सभी ने खुशी के भाव प्रकट किए। ये वैदेही के लिए विशेष रूप से ऐसा था। हालांकि उसने अर्जुन देव की आवाज का प्रक्षेपण प्राप्त किया था और जानती थी कि वह सुरक्षित है। जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो उसने आराम किया। जब विभिन्न बुजुर्ग चले गए, केवल वैदेही और प्रथम बुजुर्ग चंद्र प्रकाश को छोड़कर अर्जुन देव ने अपने उद्देश्य के बारे में बात की। क्या आप इस महत्वपूर्ण क्षण में स्काई डोम दायरे में लौटना चाहते हैं? क्या मैंने गलत सुना? आमतौर पर शांत चंद्र प्रकाश ये सुनकर बेहद चौंक गए, कुछ हद तक इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। वैदेही ने भी भ्रमित भाव दिखाया। उसने पूछा, छोटे भाई, क्यों? अब प्रतिभाओं के युग की शुरुआत है। सभी प्रकार की प्राचीन अद्भुत भूमि एक के बाद एक दिखाई देगी। अंतहीन आकस्मिक मुठभेड़ें होंगी। कोई भी युवा पीढ़ी की प्रतिभा इस तरह के अवसर को जाने नहीं देगी। आप स्काई डोम दायरे में लौटने की सोच क्यों रहे हैं? चंद्र प्रकाश ने आगे कहा, इसके अलावा स्काई डोम दायरे की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली है। अपनी किस्मत और प्रतिभा के साथ वहां जाना समय की बर्बादी होगी। यदि आप अन्य प्रतिभाओं से पीछे रह जाते हैं तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था। उसने शांति से कहा, मुझे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मेरी साधना तकनीक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। स्काई डोम दायरे में ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने अभी तक हल नहीं किया है। अगर मैं अपने दिल में इस गांठ को सुलझा नहीं सकता तो मेरे लिए हृदय क्लेश से गुजरना कठिन होगा। इसके अलावा मैं वास्तव में स्काई डोम दायरे में अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलना चाहता हूं। मुझे इस यात्रा पर लौटना है, नहीं तो मेरे दिल में पछतावा हमेशा बना रहेगा। पहले बुजुर्ग चंद्र प्रकाश और पहली बड़ी बहन वैदेही ने उन्हें मना करने की कोशिश की। हालांकि अर्जुन देव ने पहले ही अपना मन बना लिया था और वह टस से मस नहीं हुए। चंद्र प्रकाश ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा,
कोई बात नहीं। चूंकि आप इतने दृढ़ हैं, इसलिए मेरे लिए और कुछ कहना अच्छा नहीं है। हालांकि सब कुछ नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि आप हाउटियन संप्रदाय के परिवहन गठन का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे क्षेत्र में जाना होगा। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग इसे हर 10 साल में एक बार मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। प्रथम एल्डर और वाइस सेक्ट मास्टर इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। आपकी योग्यता को देखते हुए आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अर्जुन देव, आप इसे समझ सकते हैं, है ना? अर्जुन देव ने यह संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। लोगों के बीच यात्रा करने के लिए महत्वपूर्ण संख्या में सूक्ष्म कोर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वे सभी सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर थे। स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के संसाधनों को बर्बाद नहीं किया जा सकता था। अच्छा, आगे और पीछे 2 यात्राओं में कुल 5 मिलियन सूक्ष्म सिक्के खर्च होंगे। यह सबसे अच्छी छूट है जो हम आपको दे सकते हैं, चंद्र प्रकाश ने उदास होकर कहा। एक यात्रा के लिए कम से कम 50 सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर की आवश्यकता होगी। बड़े चंद्र प्रकाश पहले से ही केवल इस शर्त की पेशकश करके अर्जुन देव को बहुत कुछ दे रहे थे। वैदेही अभी भी स्थिति को उबारना चाहती थी। उसने कहा, छोटे भाई, तुम्हारे वापस जाने के बाद मुझे विश्वास है कि तुम 1 साल के भीतर वापस नहीं आ पाओगे। कई चीजों को बदलने के लिए 1 साल काफी है। अर्जुन देव ने मुट्ठी मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, मुझे रुकने के लिए कहने के लिए पहली बड़ी और बड़ी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मेरी स्थिति काफी खास है। मैं अपने दिल में इस गांठ को हल नहीं कर सकता या अपने हृदय क्लेश को दूर नहीं कर सकता। मेरे लिए यह सिर्फ खेती का एक रूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां हूं। हाँ, आपके दिल में कितनी बड़ी गांठ है और आपके हृदय क्लेश को दूर करता है। इस बार मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। अचानक हवा में एक लापरवाह आवाज सुनाई दी। जब एल्डर चंद्र प्रकाश और वैदेही ने यह सुना तो उनके हाव भाव बदल गए। संप्रदाय गुरु वास्तव में आ गए। अंतरिक्ष पानी की तरह लहराया और एक दरार दिखाई दी। फिर हाउटियन सम्राट की आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। उन्होंने अपने सम्राट की शक्ति को जारी किया और समूह पर कोई दबाव न डालते हुए इसे तुरंत वापस ले लिया। हाउटियन सम्राट धीरे से मुस्कुराया और जमीन पर उतरा। फिर उन्होंने गर्मजोशी से कहा, किंघे, लिंगलिंग, आपको वास्तव में अर्जुन देव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो लौटेगा तो उसकी अपनी आकस्मिक मुठभेड़ होगी। हाउटियन सम्राट ने अपनी निगाहें घुमाई और अर्जुन देव को घूरने लगा। उस पल में ऐसा लगा कि दूसरा पक्ष अर्जुन देव के शरीर के हर इंच को देख सकता है, जिसमें उनके आंतरिक अंग और उनके मांस का हर इंच शामिल है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप किस खेती की तकनीक की खेती कर रहे हैं। इस खेती तकनीक की अड़चन आपको लंबे समय से परेशान कर रही होनी चाहिए, है ना? अर्जुन देव के कुनलुन लोक में आने से पहले बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र पहले ही 6ठी परत तक पहुंच चुका था। अब जब 2 साल से अधिक समय बीत चुका था, तब भी वह 6ठी परत पर अटका हुआ था। इसने लंबे समय से उनकी खेती की गति को प्रभावित किया था। हाउटियन सम्राट की आंखें मशालों की तरह तेज थी। वो एक नजर से बता सकता था। अर्जुन देव ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे हाउटियन सम्राट से ज्यादा छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, 2 साल से अधिक समय हो गया है। इस अड़चन के लिए मुझे 2 क्लेशों से गुजरना पड़ता है, बाहरी बिजली क्लेश और आंतरिक हृदय क्लेश। ईमानदारी से कहूं तो मैं उन्हें मंजूरी देने को लेकर आश्वस्त नहीं हूं। चंद्र प्रकाश और वैदेही ने एक दूसरे की नजरों से नजर डाली, भ्रमित महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले भी बिजली गिरने वाले क्लेशों के बारे में सुना था। ग्रेटर स्वर्गीय सम्राट रुद्र को संप्रभु मार्शल सम्राट बनने से पहले बिजली के क्लेशों की 9 परतों से गुजरना पड़ा। कुछ साधना तकनीकें भी थी जो स्वर्ग रैंक से आगे निकल गई, जिनके लिए अंत में बिजली के क्लेशों का सामना करना पड़ता था। हालांकि उन्होंने कभी भी हृदय क्लेश के बारे में नहीं सुना था।
अर्जुन देव ने किस साधना तकनीक की खेती की? क्या ये उन खेती तकनीकों से भी अधिक भयानक हो सकता है जो स्वर्ग रैंक से आगे निकल गई? अचानक हाउटियन सम्राट ने पूछा, अर्जुन देव, किसी ने आपके शरीर में स्वर्गीय भाग्य का एक धागा कब लगाया था? आपकी वापसी की यात्रा बहुत कठिन रही होगी, है ना? अर्जुन देव ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और समझाया कि क्या हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी संप्रदाय के लोग, मैं पहले स्वर्गीय भाग्य के इस स्ट्रैंड को मिटाने में आपकी मदद करूंगा। फिर मैं पुराने साथियों के उस समूह के साथ हिसाब चुकता करूंगा। वे जानते हैं कि आप मेरे हाउटियन संप्रदाय से हैं, फिर भी उन्होंने आप पर एक कदम उठाने की हिम्मत की। हाउटियन सम्राट की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। उसकी आंखों की गहराइयों में असीम बादल अंतहीन रूप से मंथन करते रहे। प्रकाश के छल्ले उनके भीतर टिमटिमा रहे थे, जिससे हाउटियन सम्राट की शक्ति का पता चल गया। हाउटियन सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया। अर्जुन देव के शरीर में स्वर्गीय भाग्य के स्ट्रैंड को मिटाना चाहता था। अर्जुन देव ने झट से अपना हाथ लहराया और कहा, संप्रदाय गुरु, वे 3 लोग मेरी पहचान नहीं जानते। मेरा स्वर्गीय भाग्य के इस कतरे को मिटाने का इरादा नहीं है। जैसे ही हाउटियन सम्राट ने यह सुना, वो अर्जुन देव का अर्थ समझ गया। वो मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, उस स्थिति में मैं स्वयं निर्णय नहीं लूंगा। मुझे अभी भी स्काई डोम दायरे के हाउटियन संप्रदाय के साथ इस पर चर्चा करनी है। मैं अब से 3 दिन बाद आऊंगा और तुम्हारी तलाश करूंगा। आपको इन कुछ दिनों का उपयोग अपनी तैयारी करने के लिए करना चाहिए। इस महान उपकार के लिए शब्द मेरा आभार व्यक्त नहीं कर सकते। अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। हाउटियन सम्राट के एक कदम उठाने के साथ अर्जुन देव बहुत सारे संसाधनों को बचाने में सक्षम होंगे। हालांकि यह सब सिर्फ एक खोखला वादा था। यह हाउटियन सम्राट के रवैये का अधिक संकेत था। जबकि अन्य लोग अभी भी झिझक रहे थे, हाउटियन सम्राट ने अर्जुन देव का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ने में संकोच नहीं किया। वो अर्जुन देव के भविष्य पर दाव लगा रहा था। शर्त लगा रहा था कि अर्जुन देव किंग सम्राट के गौरव को वापस लाने में सक्षम होगा। वो शर्त लगा रहा था कि उसका निर्णय सही था। उन्होंने पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थी। दरअसल अर्जुन देव के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ये जानने के बाद कि प्रभातिका और सुमन को सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में विकसित करने के लिए स्वर्गीय युद्ध महल में भेजा गया था, अर्जुन देव ने उनकी तलाश की और उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताया। ये उनकी उम्मीदों के भीतर था। दोनों ने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि अर्जुन देव इतने महत्वपूर्ण समय में स्काई डोम दायरे में जाएंगे। अभी वे दोनों स्वर्गीय युद्ध महल में थे। उनकी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी। पहले से ही आधे ऋषि तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उन्होंने सुना था कि हाउटियन सम्राट अब से आधे महीने बाद सैवेज युद्ध क्षेत्र की बाधा को बलपूर्वक तोड़ देगा, जिससे सभी को आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश करने और ये देखने का मौका मिलेगा कि क्या उन्हें मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अंतहीन आकस्मिक मुठभेड़ और अंतहीन आकस्मिक मुठभेड़ हुई। यदि वे पर्याप्त भाग्यशाली होते तो उनके पास इस मंच पर फिर से उठने का मौका होता। यदि दोनों इस समय स्काई डोम दायरे में लौट आते हैं तो वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। जब दोनों को पता चला कि अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया है, तो वे प्रत्येक ने अपने कुलों में लाने के लिए एक संदेश और कुछ संसाधन छोड़े हैं। 3 दिन बाद हाउटियन सम्राट वादे के अनुसार अर्जुन देव के सामने उपस्थित हुए। हाउटियन सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मानसिक ऊर्जा की धाराएं शून्य में छेद कर रही थी। एक अज्ञात स्थान की ओर बढ़ रही थी। कुछ क्षण बाद हाउटियन महान सम्राट ने अपनी आंखें खोली। शून्य में उन्होंने प्रकाश और छाया द्वारा बनाई गई आकृतियां देखी। उनमें से प्रत्येक एक देवता की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे अपने हाथों को उठाकर पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थे। जी, सुमित ने आगे की ओर इशारा किया।
और उसके सामने चमकती हुई आकृति रुक गई। ये एक सुंदर आदमी था जिसने सोने से बना जेड बागे पहना था और उसके सिर पर बैंगनी रंग का कांटा था। उनकी उपस्थिति को देखते हुए वो अमर दरबार के दाओवादी पुजारी की तरह लग रहे थे, जिससे अर्जुन देव अपने पिछले जन्म में मिले थे। मिल गया, चलो चलते हैं। हाओटियन सम्राट के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। अपने हाथ की एक लहर के साथ सुंदर आदमी प्रकाश में विलीन हो गया और उसके पीछे एक सुनहरा द्वार दिखाई दिया। गेट पर घनी ताबीज लिपियों को उकेरा गया था और गेट की दरारों के बीच एक बैंगनी ताबीज फंस गया था। हाओटियन सम्राट चिल्लाया और मुक्का मारा। ताबीज चकनाचूर हो गया और गेट खुल गया। हाओटियन सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन देव को अंदर ले गया। समय का एक अंधेरा बीत गया और दोनों प्रकाश की गति से आगे बढ़े। वो व्यक्ति पहले स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड था। अमर युग के दौरान स्काई डोम क्षेत्र उनका निवास स्थान था। वह 3000 अमर प्रभुओं में से सबसे मजबूत अमर स्वामी भी थे। जैसे ही हाओटियन सम्राट आगे बढ़ा, वो धीरे से बोला। ये देखकर अर्जुन देव चौंक गए। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि हाओटियन सम्राट उसे ऐसा रहस्य बताएगा। 3000 महान क्षेत्र वास्तव में अमर युग के दौरान 3000 अमर प्रभुओं के निवास थे। हाओटियन सम्राट मंद मंद मुस्कुराया और कहा, किसी बात पर उपद्रव करने की कोई जरूरत नहीं है। अमर स्वामी पहले से ही अमर युग के शिखर विशेषज्ञ थे। अमर प्रभुओं से अधिक शक्तिशाली केवल अमर सम्राट ही थे। जहां तक निवास के एक महान 1000 लोकों में बदलने की बात है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जब कोई सम्राट रुद्र के स्तर तक पहुंचता है और स्वर्गीय नियमों को समझता है, तो वह कुछ प्रयास से अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बना सकता है। आपको यह सब बताने का कोई दूसरा मतलब नहीं है। देर इज बेर, आप सम्राट रुद्र की ओर बढ़ेंगे। फिर आप व्यक्तिगत रूप से स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड के निवास के द्वार खोलने में सक्षम होंगे। जब वे बोल रहे थे, अर्जुन देव को एक परिचित आभा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्काई डोम दायरे में पहुंचने वाला था। बूम! एक स्थानिक आंसू खुल गया और अर्जुन देव के सामने का दृश्य बदल गया। वह स्काई डोम दायरे में ग्रेट जिन नेशन के हाओटियन संप्रदाय के शिखर पर पहुंचे। स्थानिक आंसू के अंदर हाओटियन सम्राट ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। कुछ समझौतों के कारण सम्राट रुद्र स्काई डोम दायरे में प्रकट नहीं हो सकते। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जब हम फिर से मिलेंगे तो मुझे आपका पुनर्जन्म देखने दे। स्थानिक आंसू बंद हो गया और हाओटियन सम्राट द्वारा खोली गई अंतरिक्षमय सुरंग पूरी तरह से बंद हो गई। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। जब उन्होंने हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, तो उन्हें अत्यधिक असहज महसूस हुआ। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, अंतर वास्तव में स्पष्ट है। स्काई डोम दायरे में खेती करना शायद कुनलुन क्षेत्र में खेती करने जितना अच्छा नहीं है। चाहे वो गुणवत्ता हो या मात्रा, अंतर बहुत बड़ा है। हुंश! नीचे से एक आकृति उड़ गई। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया और इस व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। यह व्यक्ति स्काई डोम दायरे के हाओटियन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग सीनियर फैंग थे। यह वरिष्ठ फैंग भी था जिसने अर्जुन देव और प्रभातिका को कुनलुन क्षेत्र में भेजा था। उन्हें अर्जुन देव का पुराना परिचित माना जा सकता है। अर्जुन देव ने इस व्यक्ति के सामने कोई भी हवा डालने की हिम्मत नहीं की। उसके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी और वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। ये तुम हो? तुम वापस क्यों आए हो? जब सीनियर फैंग ने अर्जुन देव को देखा तो उनकी आंखें सदमे से भर गई। उसने केवल यह सुना था कि कुनलुन क्षेत्र के मुख्य संप्रदाय में एक सम्मानित अतिथि था। इसके अलावा हाओटियन सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से उसे भेजा था। अप्रत्याशित रूप से जो आया वह अर्जुन देव था। इसके अलावा 2 साल तक अर्जुन देव को न देखने के बाद अर्जुन देव वास्तव में मार्शल ऋषि के रूप में आगे बढ़ गए थे। अर्जुन देव की साधना इतनी गहरी थी कि सीनियर फैंग भी इसके आर पार नहीं देख सकते थे। अर्जुन देव ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा,
नमस्कार, सीनियर फैंग। सीनियर फैंग फूट फूट कर मुस्कुराए और कहा, मैं खुद को सीनियर के रूप में संबोधित करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बस मुझे सीनियर फैंग के रूप में संबोधित करें। आओ, पहले मेरे पीछे एक कमरे में आओ। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और कुछ सोचा। ये अजीब महसूस करते हुए उसने पूछा, क्या गलत है? हाओटियन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु आसपास नहीं है। सीनियर फैंग क्यों आए? सीनियर फैंग एक सर्वोच्च बुजुर्ग थे। वरिष्ठता के मामले में उनका पद संप्रदाय गुरु से भी अधिक था। चूंकि सीनियर फैंग प्रकट हुए थे, यह अजीब था कि संप्रदाय मास्टर नहीं आया था। सीनियर फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई अर्जुन देव, आप अच्छे समय पर आए थे। उजाड़ शहर में स्वर्ग और पृथ्वी के मकबरे की रखवाली करने वाला फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन फिर से अपने क्लेश से गुजर रहा है। अफवाह यह है कि इस बार फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन या तो विफल हो जाएगा और मर जाएगा या आगे बढ़ेगा। ड्रैगन में बदल जाएगा और इस दुनिया को छोड़ देगा। किसी भी तरह से यह स्वर्ग और पृथ्वी की कब्र की रखवाली जारी रखने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। वो पहले एक बार शहर की उजाड़ ड्रैगन झील पर गया था। यहीं से उन्हें चमन चौधरी की असली पहचान के बारे में पता चला। उस समय फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन ने अर्जुन देव को एक पंजे के प्रहार के साथ उड़ते हुए भेजा था। हालांकि वास्तव में इसने अर्जुन देव को कई चोटों और छिपी हुई चोटों से निपटने में मदद की थी, जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उस समय अर्जुन देव ने कुश्ती रिंग में लगातार 100 मैच जीते थे। हालांकि ये प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके शरीर में कुछ छिपी हुई चोटें थी। यदि उनसे समय रहते निपटा नहीं गया, तो वे छिपी हुई चोटों में बदल सकते हैं। फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन ने अर्जुन देव पर एक एहसान किया था। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि इससे उन्हें उस समय क्यों मदद मिली थी। जब सीनियर फैंग ने देखा कि अर्जुन देव बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले हॉल में चलते हैं, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हाओटियन संप्रदाय की शाखा के मुख्य हॉल में अर्जुन देव और सीनियर फैंग साथ साथ बैठे थे। चाय परोसने आई शिष्या ने अर्जुन देव की ओर संदेह की दृष्टि से देखा। शिष्या महिला को बहुत उत्सुकता हुई। ये प्रमुख चरित्र कहां से आया? वो सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों बैठा है? सीनियर फैंग के हाव भाव के आधार पर उन्होंने अर्जुन देव को जूनियर के रूप में नहीं माना। सीनियर फैंग की स्थिति संप्रदाय मास्टर से भी अधिक थी। आमतौर पर केवल संप्रदाय मास्टर ही सीनियर फैंग के बगल में बैठ सकते थे। महिला शिष्या ने अर्जुन देव को कुछ परिचित पाया। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। जब अर्जुन देव और सीनियर फैंग ने अपने चाय के कप उठाए, तो उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब महिला शिष्या हॉल से बाहर निकली, तो उसने कुछ सोचा और एक रजिस्टर निकाला। उस पर ट्रू ड्रैगन रैंकिंग शब्द लिखे गए थे। जब वह पहले पृष्ठ पर फ्लिप की, तो चित्रण में व्यक्ति उसकी आंखों में प्रवेश कर गया। जब महिला शिष्या ने उस व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में सोचा, तो उसका दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से धड़क रहा था। अप्रत्याशित रूप से सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव वापस आ गए थे। इसके अलावा वो सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठा था। अगर ये खबर फैल गई तो कौन जानता था कि इससे किस तरह का हंगामा होगा। 8 महान कुलों और 10 महान संप्रदायों के कबीले के प्रमुख और संप्रदाय स्वामी सभी दौड़ पड़े। सीनियर फैंग का परिचय सुनने के बाद अर्जुन देव ने शांति से पूछा। उसने चाय का प्याला हाथ में रखा और शांति से पूछा। सीनियर फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, उनमें से लगभग सभी। पूरे स्काई डोम दायरे के अधिकांश मार्शल ऋषि दौड़ पड़े। यह कहना मुश्किल है कि पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की कब्र में क्या छिपा है। पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट किंग सम्राट से 10,000 साल पहले एक संप्रभु मार्शल सम्राट थे। स्काई डोम दायरे में उनके बारे में अनगिनत किंवदंतियां थी। दूसरी ओर
अर्जुन देव ने कुनलुन क्षेत्र में शायद ही कभी किसी को उनका उल्लेख करते हुए सुना हो। ऐसे व्यक्ति जिसके पास एक मजबूत स्वर्गीय लौ भी थी, ने कुनलुन क्षेत्र में अपने कर्मों का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। यह बेहद अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहली पीढ़ी का देवलोक सम्राट उन लोगों की तरह था जिन्होंने ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर अपने अस्पष्ट निशान छोड़े थे, रहस्यमय तरीके से इस दुनिया को छोड़ दिया और वास्तव में मर नहीं रहे थे? अभी के लिए इन अनुमानों को एक तरफ रखते हुए पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट निश्चित रूप से एक बेहद मजबूत व्यक्ति थे। चूंकि उनकी कब्र को नीचे से हटा दिया गया था, इसलिए लोगों को इसका लालच करने से बचना मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने अपनी ताकत की तुलना सीनियर फैंग से की। सीनियर फैंग एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन देव को बिल्कुल भी दबाव नहीं दिया। स्वर्ग और पृथ्वी संप्रदाय के 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों की तुलना में अर्जुन देव का उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। स्काई डोम दायरे और कुनलुन क्षेत्र में मार्शल ऋषि की ओर बढ़ने के बीच संचय में बहुत बड़ा अंतर था। अर्जुन देव आखिरकार अब इसे समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि स्काई डोम दायरे के कुछ मार्शल ऋषि कुनलुन क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं थे, भले ही उन्होंने पर्याप्त संसाधन जमा कर लिए हों। यदि वे अपनी ताकत के साथ कुनलुन क्षेत्र में जाते तो वे दर्शक बनने के योग्य भी नहीं होते। वे निचले क्षेत्र में भी रह सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और एक और प्रश्न सोचा। उन्होंने पूछा, उस फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन के साथ क्या हो रहा है? सीनियर फैंग के लहजे के आधार पर ऐसा लगता है कि यह पहली बार क्लेश से गुजरना नहीं है। सीनियर फैंग ने सिर हिलाया और कहा, यह पहले से ही कई बार क्लेश से गुजर चुका है, शायद हर 1 या 2000 साल में एक बार। इस बार ड्रैगन ने मानव रूप लेने का विकल्प नहीं चुना। स्पिरिट बीस्ट के लिए खेती का एक और रास्ता चुना। इसकी जीवन शक्ति बेहद मजबूत होती है। हालांकि यह मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक नियमित सम्राट रुद्र इसके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने कहा, इस बार यह अपने चरम पर पहुंच चुका है। यदि यह अपने क्लेश में सफल हो जाता है तो यह बाढ़ अजगर से ड्रैगन में बदल जाएगा और एक आइस ट्रू ड्रैगन बन जाएगा। उस समय कुनलुन क्षेत्र और आसुरी जगत के बीच समझौते के कारण वह नहीं रह पाएगा। हालांकि इस बात की अधिक संभावना है कि यह अपने क्लेश को विफल कर देगा और मर जाएगा। यह पहले से ही बहुत लंबे समय तक जीवित है और इसकी किस्मत लगभग समाप्त हो चुकी है। सभी मार्शल ऋषि इसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे इसके स्वर्गीय सम्राट की कब्र पर कदम रख सके। अर्जुन देव जानते थे कि स्काई डोम लोक में कोई सम्राट रुद्र नहीं है। हालांकि किसी कारण से यह दूसरी बार था जब उन्होंने इस समझौते के बारे में सुना। उन्होंने कहा, यह समझौता वास्तव में क्या है? क्या सीनियर फैंग मुझे बता सकते हैं? अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा। सीनियर फैंग ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, यह कोई रहस्य नहीं है। आपको बताने में कोई बुराई नहीं है। देवलोक राजवंश के विनाश के बाद बुशिन पैलेस और राक्षसी दुनिया इस क्षेत्र के विकास को दबाने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समझौते पर आए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, किसी भी पक्ष को सम्राट रुद्र के विशेषज्ञों को भेजने की अनुमति नहीं है। वे सम्राट रुद्र को भी इस क्षेत्र में रहने नहीं दे सकते। यदि कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो किसी भी पक्ष को सम्राट रुद्र को नीचे भेजने की अनुमति नहीं है। स्काई डोम दायरे को जीतने वाले का होगा। हालांकि समझौते को अभी भी पूरा किया जाना चाहिए। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो खुद को कर्कश रूप से हंसने से रोक नहीं सके। जब वह अभी भी मोहिश शहर के राक्षसी जानवर वन में था और केवल एक मार्शल शिष्य था, तो उसने 3 पवित्र गुरुओं की सुरक्षा के बारे में कल्पना की थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वो बहुत भोला था। कौन सी राक्षसी आपदा? यह सिर्फ एक खेल था जिस पर दोनों पक्षों के प्रमुख पात्र सहमत थे। जनता शतरंज के मोहरों की तरह थी। उनकी दया पर केवल पूर्ण शक्ति को पकड़कर और इस खेल से बाहर कूदकर ही कोई अपने भाग्य को नियंत्रित करने और इस दुनिया की वास्तविक प्रकृति को देखने के योग्य हो सकता है। हालांकि
मुझे यकीन नहीं है कि बुशिन पैलेस और राक्षसी दुनिया इस समझौते पर क्यों आए। इसका संबंध 10,000 साल पहले ड्रैगन गेट के विनाश से है, ओल्ड फैंग ने जारी रखा। स्पष्ट रूप से वो नहीं जानता था कि अर्जुन देव ने पहले से ही कुन्लुन क्षेत्र में किंग सम्राट के वंशज के रूप में अपनी पहचान स्वीकार कर ली थी। अर्जुन देव मुस्कुराए और इस विषय को जारी नहीं रखा। वो खड़ा हुआ और कहा, ओल्ड फैंग के आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवलोक सम्राट की कब्र की यात्रा करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। ओल्ड फैंग को इससे आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें अर्जुन देव की ताकत पर पूरा भरोसा था। अब जब सम्राट रुद्र आकाश गुंबद लोक में प्रकट नहीं हुए, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो अर्जुन देव को रोक सके। हाँ, उस स्थिति में मैं आपको विदा नहीं करूंगा, यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि मुझे संप्रदाय की देखरेख करनी है, तो ये बूढ़ा व्यक्ति भी उत्साह पर एक नजर डालना चाहेगा। हाउटियन संप्रदाय छोड़ने के बाद अर्जुन देव ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया। एक कदम के साथ अंतरिक्ष तुरंत अलग हो गया। कुनलुन क्षेत्र की स्थानिक संरचना की तुलना में स्काई डोम क्षेत्र कागज की तरह था। अर्जुन देव ने तुरंत शून्य में प्रवेश किया। अर्जुन देव अंतरिक्ष में बिजली की गति से चले गए। कभी कभी वो ये देखने के लिए अंतरिक्ष में एक दरार फाड़ देता था कि वो कहाँ जा रहा है। 4 घंटे से भी कम समय में अर्जुन देव ने ग्रेट जिन नेशन से उजाड़ शहर की हिडन ड्रैगन झील के ऊपर आकाश की यात्रा की। अंतरिक्ष में कोई बाधा नहीं थी। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। घड़घड़ाना उनके सामने का दृश्य थोड़ा डरावना था। कियानलोंग झील के ऊपर आकाश में काले बादल इकट्ठे हो गए। कियानलोंग झील पर पानी की बाल्टियों जितनी मोटी बिजली की बारिश हुई। लहरें लुढ़क गई और आकाश का रंग बदल गया। बिजली से शून्य आसानी से टूट गया था। झील का पानी हर जगह फैल गया और मूल रूप से सपाट झील की सतह एक दुखद दृश्य में तबाह हो गई। अर्जुन देव ने उतरते हुए बिजली के बोल्ट को देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा ली। अगर यह उस पर उतरा होता तो वो इसका सामना नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा था कि फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन इस बार वास्तव में खतरे में था। प्रकाश की एक चमक के साथ अर्जुन देव सीधे अंतिम प्रवेश द्वार झील में गिर गए, बिजली के बोल्ट से बचते हुए और आकाशीय थेयार की कब्र की ओर उतरते हुए। जब अर्जुन देव झील के बीच में उतरे तो देवलोक शाही वस्त्र पहने और अपनी पीठ पर तलवार लिए एक व्यक्ति ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। वो बुदबुदाया, वो इस समय वापस क्यों आया है? पानी के नीचे की दुनिया एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। अर्जुन देव हवा में मंडराते थे, उतरने की जल्दी में नहीं। उसने देखा कि बिजली के बोल्ट आकाशीय थेयार की कब्र के बगल में ठंडे पूल में प्रवेश कर रहे हैं। अंदर से लगातार एक शोकाकुल और वृद्ध दहाड़ आ रही थी, जिससे सभी के कान के पर्दे हिल रहे थे और उन्हें बिना किसी कारण के दुख का एहसास हो रहा था। ये असीम तीक्ष्णता और वीरता से भरे स्वर्ग के खिलाफ लड़ने वाले एक पूर्ण विशेषज्ञ की तरह नहीं था। ये एक बूढ़े आदमी की तरह था जो बहुत लंबे समय तक जीवित था, मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा था, अपने दिल में अंतिम असंतोष व्यक्त कर रहा था। उस आवाज में एक अवर्णनीय जुनून, एक अवर्णनीय दुख और एक भावना थी जो किसी की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती थी। जो करीबी दोस्त नहीं थे वे समझ नहीं पाएंगे। दुनिया का पुनर्जन्म का अपना चक्र था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस प्रकार का प्राणी था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अंत में मृत्यु से बच नहीं पाएगा। स्वर्गीय दांव हर किसी के सिर के ऊपर लटकी हुई तलवार की तरह था। कोई भी उस तलवार को मुक्के से नहीं तोड़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड फैंग सही था। यह फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन बहुत लंबे समय तक जीवित था। देवलोक वंश की स्थापना को पहले ही 20,000 वर्ष से अधिक समय हो गया था। फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन ने पहले ही अपनी किस्मत को समाप्त कर दिया था। इस समय उसके लिए अपने क्लेश से गुजरना और आइस ट्रू ड्रैगन बनना असंभव होगा। जब अर्जुन देव ने सामने की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी दृष्टि की सीमा पर कई आकृतियां खड़ी हैं।
उनकी आंखें अतुलनीय उत्साह से भर गई। जाहिर है वे इस बारे में भी जानते थे। ये बूढ़ा ड्रैगन बहुत लंबे समय से यह पहरा दे रहा था, जिससे बुरे इरादों वाले कई लोग हार में लौट आए थे। आज ये आखिरकार मरने वाला था। पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की कब्र ने किस तरह के रहस्य छुपाए थे, आखिरकार इसका खुलासा होने वाला था। इन लोगों की तरह अर्जुन देव भी पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की समाधि को लेकर बहुत उत्सुक थे। उसने अपने दिल में असीम प्रत्याशा महसूस की। हालांकि जब वह यहां पहुंचा और उस बूढ़े ड्रैगन की दुखद दहाड़ सुनी, तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन स्थानांतरित हो गया। जो लोग करीबी दोस्त नहीं थे, वे इन शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन देव को नहीं पता था कि उन्हें करीबी दोस्त माना जा सकता है या नहीं। हालांकि वो इन दुखद गर्जना में निहित लाचारी को समझ सकता था। क्या लाचारी? ये पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट के वादे को पूरा न कर पाने की लाचारी थी। ये दुनिया की हर चीज को देखने और स्काई डोम दायरे के शिखर पर खड़े होने की लाचारी थी। अंत में वो अभी भी मौत से बच नहीं सका। ये उसके दिल में जुनून था, जाने में असमर्थ, इस पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की कब्र को जाने देने में असमर्थ। लाचारी, लाचारी, लाचारी। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट द्वेषपूर्ण बिजली में बदल गई, जो आकाश और अंतरिक्ष को फाड़ देती है, बेरहमी से उस ठंडे कुंड में गिर जाती है। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और दूर से देखा। वहां दर्जनों मार्शल ऋषि खड़े थे। उनके सभी चेहरे अत्यधिक उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी बहुत तनाव में थे, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। अर्जुन देव की निगाहें ठंडे कुंड और दूरी के बीच चली गई। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे धीरे पीछे हट गया। किसी कारण से उन्होंने इस देवलोक सम्राट की कब्र में रुचि खो दी। वो बस एक पुराने ड्रैगन के जुनून को अपवित्र नहीं करना चाहता था, जिसे उसने 20,000 वर्षों से संरक्षित किया था। जैसे ही अर्जुन देव की आकृति झील में प्रवेश करने वाली थी, हजारों बैंगनी बिजली के बोल्ट एक साथ इकट्ठे हो गए और सुनहरी बिजली के बोल्ट में बदल गए। ये भाले की तरह सीधा था, जो आसमान से उतर रहा था। उतरने से पहले पूरा अंतरिक्ष तीव्रता से कांपने लगा। अनगिनत पिचकाली दरारें मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, जहां से बिजली गिरी। ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह बिखर गई है। क्या है? क्या का? क्या है? क्या का? दरारें ऐसे थे जैसे अर्जुन देव तक पहुंच रहे हैं। हालांकि एक निराकार बल ने उन्हें रोक दिया, जिससे वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये बूढ़ा ड्रैगन समाप्त हो गया है। अर्जुन देव ने ठंडे कुंड को देखते हुए धीरे से आह भरी, यहां तक कि अपने सामने भयानक दरारों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। बूम! सुनहरी बिजली तुरंत ठंडे पूल में प्रवेश कर गई और तीव्र गर्जना बंद हो गई। हिडन ड्रैगन झील आखिरकार अपनी शांति वापस पाली। सन्नाटे के बीच चुपचाप एक बड़ा विनाश हुआ। थोड़ी देर बाद ठंडे पूल से हरी रोशनी की किरणें निकली, जो गर्मियों में जुगनू की तरह सुंदर लग रही थी। जब प्रकाश के धब्बे जमीन पर उतरे, तो देवलोक सम्राट की कब्र के बगल में उजाड़ भूमि में तुरंत हरे भरे फूल और घास उगाई। अचानक ये बंजर जमीन जीवन से फली खुली है। बूढ़ा ड्रैगन मर चुका था। इसका लंबा जीवन सार तेजी से फैल रहा था। यह सभी के लिए एक चमत्कारी दृश्य था। जमीन पर फूल और घास बेतहाशा उगाए। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक महान दुनिया और फूलों की एक चमकदार श्रृंखला इस शांत भूमि में दिखाई दी। जैसे ही हर कोई इस चमत्कारी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, ठंडे कुंड से एक ड्रैगन स्तंभ तैर निकला। इसने एक उज्जवल प्रकाश दिया, जो सूरज की तरह देदीप्यमान था, इतना भेदी कि यह आंखों को चोट पहुंचाता था। देवलोक सम्राट की कब्र के आसपास सभी के हाव भाव काफी बदल गए। उन्हें एक सर्वनाशकारी शक्ति महसूस हुई, जैसे कि ये पूरे उजाड़ शहर को मलबे में उड़ा देने जा रहा था। अरे नहीं, ये बूढ़ा ड्रैगन अपनी मौत से पहले भी बेचैन है। ये पूरे उजाड़ शहर को उड़ाना चाहता है
और सब कुछ दफन करना चाहता है। सब खत्म हो गया है, हम बच नहीं सकते। इस ऊर्जा ने आसपास के स्थान को सील कर दिया। हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। कई मार्शल ऋषि जो ऊपर उठे थे, एक दीवार से टकराने के बाद लौट आए। इस बार वे वास्तव में चिंतित थे। उनके चेहरे राख हो गए और उनके दिलों में असीम निराशा भर गई। हालांकि थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें पता चला कि ड्रैगन मोती रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अंतरिक्ष को सील करने वाली ऊर्जा भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसने मुझे चौंका दिया। ये एक दिखावा निकला। मुझे ये पता था, ये बूढ़ा ड्रैगन बिजली से आधा मरा हुआ था। ऐसा करने की ताकत कैसे हो सकती है? आसपास के मार्शल ऋषियों ने उसी समय अपनी सांस छोड़ी। फिर उन्होंने देवलोक सम्राट की कब्र को एक बार फिर आकार दिया। उनके चेहरे पर निराशा गायब हो गई, जिसकी जगह असीम कट्टरता ने ले ली। सनसनाहट। देवलोक सम्राट की कब्र की ओर दौड़ते समय मार्शल ऋषियों की आकृतियां चमक उठीं। हालांकि जैसे ही समूह देवलोक सम्राट की कब्र के पास पहुंचा, बिजली की रोशनी चमकी और कब्र के ऊपर अचानक एक सफेद आकृति दिखाई दी। सब लोग कृपया वापस आ जाएं। यह देवलोक सम्राट का मकबरा कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अभी खोल सकते हैं। सफेद आकृति के अचानक प्रकट होने से सभी को चौंका दिया गया। स्काई डोम दायरे में मार्शल ऋषियों की संख्या सीमित थी। इस सर्कल में हर कोई एक दूसरे को जानता होगा। भले ही वे एक दूसरे को नहीं जानते हों, लेकिन उन्होंने कम से कम दूसरे पक्ष का नाम तो सुना होगा। वे पूरी तरह से अज्ञानी नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने अथाह खेती वाले इतने युवा मार्शल ऋषि के बारे में कभी नहीं सुना था। छोटे दोस्त, तुम कहां से हो? क्या आप अपने नाम की रिपोर्ट करेंगे? महान जिन राष्ट्र के 8 कुलीन कुलों के कबीले के प्रमुख ने पूछा कि उन्होंने अर्जुन देव को कब देखा। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। अभी 2 साल ही हुए थे, फिर भी किसी ने उसे नहीं पहचाना। ये अजीब था। दरअसल अर्जुन देव को नहीं पता था कि पिछले 2 सालों से कुनलुन लोक में उनका रूप नहीं बदला है। इसके बजाय उसकी आभा में एक पृथ्वी बिखरने वाला परिवर्तन आया था। स्काई डोम दायरे का व्हाइट रोब ब्लेड्समैन कम महत्वपूर्ण और आरक्षित था, जो अपने तीक्ष्णता को छुपा रहा था। वह सतह पर शांत लेकिन अंदर से गर्व महसूस कर रहा था। इस समय अर्जुन देव ने अपनी तीक्ष्णता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उसके पास एक अधिपति की वंशावली थी। इसने उनकी आभा को अदृश्य रूप से प्रभावित किया। एक नजर से वो एक शक्तिशाली खजाना कृपाण, देदीप्यमान और चमकदार लग रहा था। अर्जुन देव तेज दिखाई देते थे, लेकिन उनका हृदय स्थिर जल की तरह शांत था। यह पहले से एक बड़ा बदलाव था। इसके अलावा कई लोगों ने उसे पहले नहीं देखा था, इसलिए यह सामान्य था कि वे उसे पहचान नहीं सकते थे। केवल बाई कबीले के प्रमुख और सिमा कबीले के प्रमुख सिमा होंग ने अनिश्चित भाव दिखाए, जिससे वो कुछ हद तक परिचित हो गया। हालांकि वे अर्जुन देव के बदले हुए स्वभाव को अतीत के व्हाइट रोब ब्लेड्समैन से नहीं जोड़ सके। इसके अलावा वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक मार्शल सम्राट केवल 2 वर्षों में मार्शल ऋषि बन सकता है। ये बहुत चौंकाने वाला था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और सामने कई दर्जन मार्शल ऋषियों को देखा। उन्होंने कहा, मेरे परिवार का नाम जियो है और मेरा नाम चेन है। आपको मेरा नाम पहले सुनना चाहिए था। मुझे याद है कि मैंने आप में से कुछ के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई भी की थी। क्या गलत है? केवल 2 साल हुए हैं और आप पहले ही इस जियो के अस्तित्व के बारे में भूल गए हैं। पूरी जगह हैरान रह गई। कई लोगों ने अर्जुन देव को अविश्वास के भाव से देखा। अर्जुन देव व्हाइट रोब ब्लेड्समैन थे जिन्होंने 5 नेशन यूथ कंपटीशन में लगातार जीत हासिल की थी। उस समय अंतिम लड़ाई में उसने आसपास की ड्रैगन नसों को कांपने का कारण बना दिया था। अर्जुन देव का नाम ट्रू ड्रैगन रैंकिंग के साथ पूरे देवलोक महाद्वीप में फैल गया था।
असीम सागर ने उनके कर्मों के बारे में बात की। अर्जुन देव स्वर्गीय कृपाण मंडप से आए थे, जो एक अवर्गीकृत संप्रदाय था। हालांकि वो तेजी से आगे बढ़ा, अंत में शिखर पर पहुंचने से पहले सभी प्रकार के विशेषज्ञों को हराया। 3 साल से भी कम समय में वो वास्तव में कुनलुन दायरे से लौट आया था। इसके अलावा वो मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ गया था, एक ऐसी खेती जिसे ये पुराने साथी केवल 1 या 200 वर्षों में ही हासिल कर सकते थे। सिमा होंग थोड़ा पीला पड़ गया। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में वो है जिस साथी को मैंने एक बार एक हथेली के प्रहार से आधा मार डाला था। वो वास्तव में वापस आ गया। अगर मैं नहीं मरा तो मैं भविष्य में सिमा कबीले को खून से धो दूंगा। जब उन्होंने अर्जुन देव की वर्तमान साधना को देखा तो सिमा होंग को डर महसूस करने के अलावा कुछ नहीं रह सका। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। थोड़ी देर झिझकने के बाद वो मुड़ने और जाने के लिए तैयार हो गया। सिमा होंग, अगर आप में हिम्मत है तो एक और कदम उठाएं। अर्जुन देव की टकटकी बिजली की तरह थी, जिससे उसकी तीक्ष्णता प्रकट हो रही थी, क्योंकि वो सिमा होंग पर ठंडे स्वर में चिल्ला रहा था। सिमा होंग थोड़ा स्तब्ध रह गई और कुछ हद तक दोषी महसूस कर रही थी। फिर उसने खुद को खड़ा किया और कहा, अर्जुन देव, ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अहंकार से बोल सकते हो क्योंकि तुम एक मार्शल ऋषि हो। क्या आप वास्तव में सिमा कबीले को खून से धोना चाहते हैं? मेरे सिमा कबीले के संचय के साथ अगर हम वास्तव में बाहर गिर जाते हैं तो स्वर्गीय कृपाण मंडप के पास भी अच्छा समय नहीं होगा। अन्य मार्शल ऋषि मदद नहीं कर सके, लेकिन जटिल भाव दिखा सके। उस समय सिमा होंग ने अपनी स्थिति की अवहेलना की थी और स्वर्गीय कृपाण मंडप में भारी हंगामा मचा दिया था, जिससे कई जूनियर्स की मौत हो गई थी। अंत में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरी जगह को हिलाकर रख दिया। सिमा होंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह छोटा चरित्र जो उस समय उसके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा सकता था, उसके पास एक ऐसी खेती होगी जिसे वह 3 साल से भी कम समय में नहीं देख सकता था। अर्जुन देव के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। उन्होंने कहा, हर अन्याय का अपना अपराधी होता है और हर ऋण का अपना ऋणी होता है। उस समय आपने मेरे स्वर्गीय कृपाण मंडप के अनगिनत शिष्यों को मार डाला और घायल कर दिया। चिंता मत करो, मैं केवल ये ऋण तुम पर डालूंगा। हालांकि मेरा दिल ठंडा है, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो निर्दोषों को मार डालेगा। उस समय आपने मुझे तलवार से वार किया और मुझे पीट पीट कर मार डाला। आज मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा, क्या तुम मुझसे एक उंगली लेने और इस द्वेष को दूर करने की हिम्मत करते हो? उसकी आंखों में एक असीम तीक्ष्णता थी, लेकिन उसका दिल शांत पानी की तरह शांत था। अर्जुन देव ने सिमा होंग की ओर देखा और चुपचाप उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। एक तूफान चल रहा है और शहर पर गरज के बादल छा रहे हैं। मेरा केवल एक प्रश्न है, क्या तुम मुझसे उंगली लेने की हिम्मत करते हो? एक उंगली। उपस्थित सभी स्काई डोम दायरे मार्शल ऋषि मदद नहीं कर सके, लेकिन खुद से बुदबुदाते हुए, ये सिर्फ एक उंगली है। ये अर्जुन देव खुद को कम आंकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अर्जुन देव ने सोचा हो कि वो सिमा होंग को एक उंगली से मार सकता है। सिमा होंग की उम्र कितनी थी? अर्जुन देव की उम्र कितनी थी? भले ही आप, अर्जुन देव, कुनलुन क्षेत्र में मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़े और स्काई डोम दायरे की तुलना में बहुत मजबूत है। आपकी उम्र कितनी है? हालांकि सिमा होंग को एक उंगली से हराना किसी कल्पना से अलग नहीं था। सिमा होंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, साथी दाओवादियों, सुनो। उन्होंने खुद कहा था, उससे एक उंगली प्राप्त करो और इस द्वेष को दूर करो। मार्शल ऋषि जो सिमा होंग के साथ अच्छे संबंध में थे, सभी ने उनके लिए बात की। अर्जुन देव, जब कोई आदमी बोलता है तो उसके शब्दों का वजन बहुत अधिक होता है। आपने जो कहा उस पर तुरंत पीछे न हटे, ये सही है। अन्यथा भले ही आप भविष्य में सम्राट रुद्र बन जाए, अपना वादा तोड़ना आपके जीवन पर एक दाग होगा।
अर्जुन देव का कोमल चेहरा किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत रहा। उन्होंने शांति से कहा, मैंने एक उंगली कहा, और ये एक उंगली है। सिमा होंग, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इसे लेने की हिम्मत करते हैं या नहीं? क्या मजाक है? अगर मैं तुमसे एक उंगली भी लेने की हिम्मत नहीं करता, तो मैं, सिमा होंग, इतने लंबे समय तक व्यर्थ में जी रही हूं। सिमा होंग ने कोई डर नहीं दिखाया। ये सिर्फ एक उंगली थी। अधिक से अधिक उसे केवल कुछ मामूली चोटें ही आएंगी। वो, सिमा होंग, एक चोटी मेडल ग्रेड मार्शल ऋषि थे। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मौत के दरवाजे पर भी वो अभी भी इतना घमंडी है। वो वास्तव में एक कुएं के नीचे से आकाश को देख रहा है। वो नहीं जानता कि बाहर आकाश कितना विशाल है। अर्जुन देव ने तुरंत अपने अधिपति रक्त को सक्रिय कर दिया और उनके शरीर में 300 स्वर्गीय ऋषि कानून एक नदी की तरह तैर गए। गड़गड़ाहट। अर्जुन देव के शरीर में पानी के उफनते की आवाज से हर तरफ गड़गड़ाहट होने लगी। अर्जुन देव के चेतना सागर में बैंगनी बिजली का ताबीज तेजी से घूमता है। गड़गड़ाहट की इच्छा स्वर्गीय ऋषि कानूनों में शामिल हो गई और उसकी उंगलियों में डाल दी गई। एक चिंगारी को उड़ने में जितना समय लगा, अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। कृपाण क्यूई का एक किनारा उसकी उंगलियों से बाहर निकल गया और उसकी चेतना के समुद्र में ईथर कृपाण आत्मा भी बाहर आ गई। बैंगनी कृपाण क्यूई एक सुंदर रोशनी की तरह थी। इसने अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की इच्छा, 90% समझ में आने वाले कृपाण इरादे और 300 स्वर्गीय ऋषि कानूनों से 80% की समझ वाली बिजली जिम्मेदार ऊर्जा को इकट्ठा किया। सबसे पहले अर्जुन देव की उंगलियों की नोक पर एक अत्यंत देदीप्यमान बैंगनी रोशनी जगमगा उठी। क्या है? क्या का? सामने की जगह तुरंत बिखर गई। पूरा स्थान दर्पण की तरह दिखने वाले हजारों टुकड़ों में बिखर गया। जब सिमा होंग ने उस देदीप्यमान रोशनी को देखा, तो उसका दिल तुरंत डूब गया। वह जानता था कि वह गंभीर रूप से गलत था और वह डर के मारे राख हो गया। उनके शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानूनों ने जल्दी से उनके शरीर को छोड़ दिया। उसने जल्दी से हाथ की सील बनाई और इस उंगली को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हुए उसके सामने प्रकाश अवरोधों की परतें बनाई। कई स्वर्गीय ऋषि कानून थे। उनमें से कम 500 थे। हालांकि उनमें से हर एक पिंकी उंगली जितना मोटा भी नहीं था। वे कुनलुन क्षेत्र के कुछ निम्न श्रेणी के मार्शल ऋषियों की तुलना से बहुत दूर थे। पुसी। बैंगनी कृपाण की रोशनी चमक उठी। सिमा होंग की सुरक्षा कागज की तरह थी। उनका कोई रक्षात्मक प्रभाव नहीं था। खून हवा में भर गया क्योंकि कृपाण क्यूई सिमा होंग के शरीर के माध्यम से छेद कर रही थी। जैसे ही अंतरिक्ष बिखर गया, वो हजारों टुकड़ों में बिखर गया, एक पूर्ण लाश के बिना मर गया। एक उंगली से अंतरिक्ष ढह गया। सिमा होंग को चुपचाप मरने से पहले आवाज करने का मौका भी नहीं मिला। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और सीधा खड़ा हो गया। कृपाण क्यूई का वह किनारा हर जगह गुजरा। अंतरिक्ष पहले से ही ढह गया, टुकड़ों में बदल गया, जो चारों ओर बहने वाले दर्पणों की तरह लग रहा था। अन्य मार्शल ऋषि इतने डरे हुए थे कि उन्हें ठंडे पसीने से तर कर दिया गया था। उनकी आंखों में भयावहता अवर्णनीय थी। ये किस तरह की भयानक ताकत थी? स्काई डोम दायरे के मेडल ग्रेड मार्शल सेज अर्जुन देव के सामने बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। हकीकत में ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव बहुत मजबूत थे। इसके बजाय यह था कि ये स्काई डोम दायरे मार्शल ऋषि बहुत कमजोर थे। कुनलुन दायरे के मार्शल ऋषियों की तुलना में उनके संचय में बहुत कमी थी। अंतर बादलों और कीचड़ की तरह था। इसके अलावा अर्जुन देव ने गड़गड़ाहट की इच्छा को समझा और उनका कृपाण इरादा 90% समझ के चरम पर पहुंच गया। इसमें पहले से ही एक आत्मा का आकार था, जबकि यह उंगली का प्रहार आकस्मिक लग रहा था। इसमें अर्जुन देव की ताकत का लगभग 80% हिस्सा था। उनका इरादा सिमा होंग को जीवित रहने देने का नहीं था।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन देव इस उंगली के प्रहार का उपयोग अन्य मार्शल संतों को स्वर्गीय सम्राट की कब्र पर किसी भी डिजाइन से रोकने के लिए करना चाहते थे। सामने अंतरिक्ष के बहते टुकड़े आपस में जुड़ने लगे। अर्जुन देव ने अपनी आभा बिखेर दी और शांति से कहा, मैंने अपने व्यक्तिगत मामलों को निपटा लिया है। आइए उचित व्यवसाय जारी रखें। अभी स्वर्गीय सम्राट की कब्र खोलने का समय नहीं आया है। हर कोई कृपया वापस आ जाए। अर्जुन देव ने पहले भी यही बात कही थी। उनका लहजा और रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला था। हालांकि इस बार इसका असर तत्काल था। अधिकांश मार्शल ऋषि एक पल में चले गए। उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जरा सिमा होंग की दयनीय मौत को देखें। हाँ, यह बूढ़ा व्यक्ति स्वर्गीय सम्राट की कब्र प्राप्त करने पर भाई अर्जुन देव को बधाई देता है। जल्द ही ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से स्वर्गीय कृपाण मंडप की यात्रा का भुगतान करेगा। अर्जुन देव के मन में एक आवाज का प्रक्षेपण सुना। ये हाउटियन संप्रदाय की स्काई डोम दायरे शाखा का संप्रदाय मास्टर था। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। अधिकांश लोगों ने शायद उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि स्वर्गीय सम्राट की कब्र खोलने के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि अर्जुन देव को समझाने की जहमत नहीं उठाई जा सकी। उन्होंने एक आवाज प्रक्षेपण वापस भेजा और कहा, वरिष्ठ बहुत गंभीर है। मार्शल ऋषि धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जल्द ही केवल अर्जुन देव ही रह गए। उसने चुपचाप आह भरी। अर्जुन देव के हाथ में एक मोती दिखाई दिया, जो एक मजबूत ठंडी राय बिखेर रहा था। यह ड्रैगन मोती था जिसने पहले एक उज्जवल प्रकाश दिया था। अर्जुन देव, क्या आप वास्तव में एक नजर डालकर नहीं देखेंगे कि पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की कब्र में क्या है? यह देवलोक सम्राट एक रहस्यमयी व्यक्ति है। हमें शायद यह भी पता नहीं चल रहा होगा कि वह मर चुका है या नहीं। जब तक हम ताबूत खोलते हैं और देखते हैं, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अमर आत्मा की अंगूठी से अभिमा धीरे से बोली। अर्जुन देव ने नीचे हरी भरी हरियाली में स्वर्गीय सम्राट की कब्र पर नजर डाली। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। चूंकि मैंने उस बूढ़े अजगर से वादा किया है, इसलिए मैं उसका अधूरा वादा पूरा करने में उसकी मदद करूंगा। इससे पहले जब ड्रैगन मोती फटने वाला था तो झील में छिपे अर्जुन देव भी चौंक गए थे। जैसे ही वह अंतरिक्ष को फाड़ने और छोड़ने के लिए तैयार हुआ, ड्रैगन मोती शुआ ध्वनि के साथ उसके हाथ में उड़ गया। हालांकि ड्रैगन पर्ल शुआ ध्वनि के साथ उसके हाथ में उड़ गया, जिससे वह चौंक गया। यह पता चला कि ड्रैगन पर्ल में बूढ़े ड्रैगन की शेष आत्मा का निशान था। बूढ़े अजगर ने अर्जुन देव को स्वर्गीय सम्राट की कब्र की रखवाली जारी रखने और किसी को भी इसे खोलने नहीं देने का काम सौंपा। अर्जुन देव पूरी तरह से सहमत नहीं हो सके। वह केवल स्काई डोम दायरे से बाहर निकलने से पहले स्वर्गीय सम्राट की कब्र की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा कर सकता था। उसके जाने के बाद वो कुछ भी करने के लिए बहुत दूर होगा। सौभाग्य से बूढ़ा अजगर बहुत सीधा था। यदि इसकी रक्षा करने का समय नहीं होता तो वह स्वर्गीय सम्राट की कब्र को शून्य में फाड़ देता और उसे नष्ट कर देता। यह पहली जगह में अवशेष आत्मा का एक किनारा था। इसके बोलने के बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। अर्जुन देव के हाथ में केवल ड्रैगन पर्ल रह गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्रह्मांड के झंडे उसकी मुट्ठी में प्रकट हुए। फिर उसने अपना हाथ लहराया। 72 फॉर्मेशन झंडे उड़ गए और अर्जुन देव ने दोनों हाथों से हाथ की सील बनाई। इस जगह को सील करने के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी की। दिलचस्प, अप्रत्याशित रूप से पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की कब्र की रक्षा किंग सम्राट के वंशज द्वारा की गई। ऐसा लगता है कि वास्तव में भाग्य जैसी कोई चीज होती है। एक स्पष्ट आवाज गूंज उठी। चमन चौधरी आसमान से उतरकर अर्जुन देव के सामने आ गए। चमन चौधरी ने देवलोक राजवंश की प्राचीन वर्दी पहनी थी। आज उनकी अभिव्यक्ति अजीब तरह से गंभीर थी, जो उनके सामान्य लापरवाह व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी।
चमन चौधरी की उपस्थिति पर अर्जुन देव को कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि वो जल्द ही समझ गया। चमन चौधरी की पहचान देवलोक वंश के वंशज के रूप में होने को देखते हुए उनके लिए आज के मामले के बारे में न जानना असंभव था। क्या आप इस स्वर्गीय सम्राट की कब्र खोलने जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो मुझे डर है कि चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं होंगी। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और उनके बाएं हाथ में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। चमन चौधरी के होंठ मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि पहली पीढ़ी के देवलोक सम्राट की मृत्यु हो गई है या नहीं? जिसके बारे में बात करते हुए ये एक रहस्य है जिसे मैं भी नहीं जानता। अर्जुन देव ने दूसरी पार्टी को घूर कर देखा। उछलती हुई तीक्ष्णता एक हल्की हवा में बदल गई जिसने उसके कपड़े और बाल फड़फड़ाए। उसके माथे पर नेपच्यू हेडस्कार्फ ने उसके दिल को शांत कर दिया। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और कहा, किसी भी करीब मत जाओ। मैं इस रहस्य को नहीं जानना चाहता। मैं जो जानना चाहता हूं वो ये है कि आप राक्षसी दुनिया में क्यों गए और राक्षसों के साथ घुल मिल गए। राक्षसी दुनिया? चमन चौधरी ने गंभीर भाव प्रकट किए। उन्होंने कहा, उस जगह को अभी के लिए एक राक्षसी दुनिया माना जा सकता है। आप उनके साथ क्यों घुल मिल गए? वजह साफ है। मुझे अंधेरे की इच्छा को समझने की जरूरत है। मुझे दानव जाति की मार्शल तकनीकों की आवश्यकता है। मुझे ताकत की जरूरत है। आपकी तरह मुझे लगातार मजबूत होने की जरूरत है। मैंने एक बार कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच लड़ाई होगी। हालांकि ये अभी नहीं है। अंत में हम एक ही रास्ते के लोग हैं। इतना कहने के बाद चमन चौधरी ने प्लॉप के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। फिर उसने ठंडे पूल की दिशा में 3 बार प्रणाम किया। उसके होंठ मुड़ गए क्योंकि वो कुछ ऐसा बुदबुदाया जो केवल वो सुन सकता था। राष्ट्र की रक्षा करने वाला दिव्य ड्रैगन भी मर चुका था। देवलोक राजवंश का अंतिम साक्षी इस दुनिया से गायब हो गया था। 3 बार झुकने के बाद चमन चौधरी खड़े होकर चले गए। 100 मीटर चलने के बाद वो अचानक रुक गया और मुड़ गया। मैं स्काई डोम दायरे में लौटने के आपके कुछ कारणों का अनुमान लगा सकता हूं। आप डार्क चर्च की यात्रा क्यों नहीं करते? शायद आप वहां कुछ अप्रत्याशित सीखेंगे। 72 गठन झंडे जमीन पर लौट आए। अर्जुन देव ने अपने हाथ में अत्यधिक ऊर्जा वाले ड्रैगन मोती पर नजर डाली और उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। फिर उन्होंने याद किया कि चमन चौधरी ने अंत में क्या कहा था। अर्जुन देव ने कहा, अभिमा, चमन चौधरी की बात आपको कितनी भरोसेमंद लगती है। अभिमा ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे लगता है कि वह जानबूझकर आपको स्काई डोम दायरे के डार्क चर्च में ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे स्काई डोम दायरे के डार्क चर्च से शिकायत है? अर्जुन देव ने उदास होकर कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। हालांकि डार्क चर्च का मुख्यालय डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड में है। स्काई डोम दायरे में एक शाखा का उल्लेख नहीं करना चाहिए। फिर भी चमन चौधरी इसे इतना महत्व देते हैं। शायद इसमें कुछ असाधारण है। यद्यपि वह जानता था कि चमन चौधरी जानबूझकर उसे वहां लुभाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी अर्जुन देव की जिज्ञासा जागृत थी। अब हम कहां जा रहे हैं? स्वर्गीय कृपाण मंडप या मोहे शहर? अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और कहा, चलो पहले प्रभातिका और सुमन के बड़ों के पास चलते हैं। अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे पहले देने हैं। भले ही अर्जुन देव अपने मन में बहुत चिंतित थे, स्वर्गीय कृपाण मंडप में लौटना चाहते थे और उस लड़की को देखना चाहते थे जिसे उन्होंने अपने दिल में छिपाया था, साथ ही साथ दूर मोहे नदी में अपने कबीले के लोगों को भी। हालांकि उन्हें पहले अपने दोस्त के अनुरोध को पूरा करना था। जब दोनों बुजुर्गों ने कुनलुन क्षेत्र में प्रभातिका और सुमन की स्थिति के बारे में सुना तो उन्हें बहुत संतुष्टि हुई। अर्जुन देव ने कुछ देर तक बातें की और विनम्रता से दोनों बड़ों के उपहारों को अस्वीकार कर दिया। फिर वो स्वर्गीय कृपाण मंडप में दौड़ा। अपनी वर्तमान गति के साथ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो शून्य तोड़ने वाले दायरे के नीचे बिजली के बोल्ट की तरह आया और चला गया।
सूर्य के पूरी तरह से डूबने से पहले लिंग्युन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्वर्गीय कृपाण मंडप अर्जुन देव की आंखों के सामने प्रकट हुआ। पहाड़ की तलहटी में शिष्यों के आते जाते हुए एक अंतहीन धारा थी। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और संप्रदाय के अधिकांश हिस्सों को कवर किया, सब कुछ अपने अंदर ले लिया। स्वर्गीय कृपाण मंडप बहुत बदल गया था। न केवल शिष्यों की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि उनकी मानसिकता में भी बदलाव आया। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें क्विंग्युन चोटी पर घुमाई। पहाड़ के आधे रास्ते में उसने देखा कि एक परिचित व्यक्ति महिला शिष्यों को कृपाण का अभ्यास करना सिखा रही है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुमेर था। हालांकि अर्जुन देव चू शिन्युन को अपने बगल में देखकर हैरान रह गए। उन दोनों के चेहरे पर एक अंतरंग अभिव्यक्ति थी और उनके शब्द बहुत अस्पष्ट थे। अर्जुन देव ने आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ साल हो गए हैं। सुमेर को आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था। जब सूरज पूरी तरह से डूबने वाला था, तो पहाड़ के बीच में सभी शिष्यों ने विदा ले ली। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वह चुपचाप कई प्रतिबंधों को तोड़ते हुए दोनों के बगल में उतर गए। सुमेर और मेघना चौंक गए। वे जल्दी से पीछे हट गए और तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। फिर उन्होंने आने वाले व्यक्ति को सावधानी से देखा। जब सुमेर ने अर्जुन देव का रूप स्पष्ट रूप से देखा, तो वह सुखद आश्चर्य से बोला, अर्जुन देव, आप वापस क्यों आए हैं? हालांकि चंचल ने सुमेर को वापस खींच लिया और कहा, एक पल रुको, क्या आप उसकी खेती नहीं कर सकते? इसके अलावा अर्जुन देव इस समय बिना किसी कारण के स्काई डोम दायरे में क्यों लौटेंगे? एक लड़की के विचार आमतौर पर अधिक सावधानी पूर्वक होते थे। सुमेर बहुत लापरवाह था। जब उन्होंने अर्जुन देव को प्रकट होते देखा तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चंचल की बात सुनकर उसने पहरा दिया। उससे पहले के इस व्यक्ति की अथाह साधना थी। अपनी आभा के आधार पर वो अपने मार्शल ग्रैंड अंकल की तुलना में बहुत मजबूत था। वह अर्जुन देव से कैसे संबंधित हो सकता है, जो 2 साल पहले चला गया था? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और लूनर शैडो कृपाण को बाहर निकाला। फिर उसने लापरवाही से इसे सुमेर की ओर फेंक दिया। समझाने की जहमत नहीं उठाई। सुमेर ने पिच ब्लैक म्यान को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसका आकार बढ़ा दिया। यदि ये अर्जुन देव का निजी खजाना कृपाण नहीं था, तो ये और क्या हो सकता था? अर्जुन देव, ये वास्तव में आप हैं। सुमेर ने सुखद आश्चर्य में कहा कि उसने चंद्र छाया कृपाण को वापस सौंप दिया। अर्जुन देव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर सिस्टर चू, आप पहले की तरह ही सावधान हैं। हालांकि आप जड़ी बूटियों के बगीचे की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जूनियर्स को मार्शल तकनीक सिखाने के लिए क्विंग्युन पीक पर क्यों आ रहे हैं? चंचल ने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें बड़े भाई अर्जुन देव, मैं अंधा था और तुम्हें नहीं पहचाना है। चंचल ने मुझसे आधे साल पहले शादी की थी। अब उसने क्विंग्युन पीक से शादी कर ली है और मेरे साथ मिलकर शिखर के मामलों का प्रबंधन कर रही है, सुमेर ने खुशी से कहा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो निराश और निराश हो गए। सुमेर की शादी भी हो चुकी थी। उसने 2 ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने और रैंक 9 औषधीय गोलियों की एक बोतल निकाली और उन्हें सौंप दिया। इसे एक विलंबित बधाई उपहार माने। सुमेर अर्जुन देव के साथ समारोह में खड़े नहीं हुए। उसने तुरंत उनका स्वागत किया और उन्हें चंचल के पास फेंक दिया। उन्होंने कहा, आओ अंदर बात करते हैं। हमने 2 साल से अधिक समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। आइए हम जी भरकर पिए। चंचल ने 2 ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने प्राप्त किए और एक नजर डाली। फिर उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह सुमेर को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन वह और अर्जुन देव पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। चंचल फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर सुमेर को पता होता कि ये 2 ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने हैं, तो वो उन्हें इतनी लापरवाही से स्वीकार नहीं करता। आंगन में पत्थर की मेज पर
अर्जुन देव ने सुमेर को स्वर्गीय कृपाण मंडप के मामलों का परिचय देते हुए सुना। उसने पूछा, रुयु कहाँ है? क्या वह किंग्युन पीक पर नहीं है? सुमेर ने अपने प्याले में शराब निकाली और जवाब दिया, वो बहुत पहले चली गई थी। किंग्युन पीक ने अपनी पूर्व प्रतिष्ठा वापस पा ली। जब उसने किंग्युन पीक को मुझे प्रबंधित करने के लिए सौंप दिया, तो वो राजकुमारी याशिकिका के साथ चली गई। आधे साल पहले वो मिस फैंग और राजकुमारी याशिका केक्सिन के साथ मेरी शादी में दिखाई दी। चूंकि अर्जुन देव याशिकिका के साथ थे, इसलिए उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे तीनों एक साथ क्यों थे। सुमेर को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा, मैं विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूं। हालांकि राजकुमारी याशिका के चरित्र को देखते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वो अपने दिल में कुछ निराश महसूस कर रहा था। स्काई डोम दायरे में लौटने पर जिस व्यक्ति को वह सबसे ज्यादा देखना चाहता था, वह स्वाभाविक रूप से सौम्या था। ये पता लगाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था कि उस समय उसे अपने कबीले से क्यों बाहर निकाला गया था। हालांकि याशिका के साथ रहना ठीक था। आखिरकार वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक कि वो पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत तक नहीं पहुंच जाता। उसके पास काफी समय था। अर्जुन देव द्वारा सीमा होंग की हत्या की खबर जल्द ही फैल जाएगी। उस समय सोम्या को वापस भागना चाहिए। देर रात अर्जुन देव ने सुमेर को निर्देश दिया कि वह अपने प्रकट होने की खबर न फैलाए। फिर वो अकेले किंग्युन पीक के आसपास घूमने लगा। अर्जुन देव ने 2 साल तक किंग्युन पीक पर अध्ययन किया था। वो किंग्युन पीक की हर चीज से परिचित था। फूल, पौधे, मंडप, छतें और इमारतें। रास्ते में वो मदद नहीं कर सका, लेकिन जब उसने कई स्थानों को देखा तो उसे याद आया। वो झरना वह जगह थी जहां उन्होंने ड्रैगन और टाइगर नॉर्थ हार्ट की खेती की थी। पहाड़ के पीछे का जंगल वह जगह थी जहां उसने लिंग्युन कृपाण तकनीक को समझा। अर्जुन देव ने उस समय जिन वृक्षों की शाखाओं को काटा था, वे पहले ही बदल चुकी थी। जंगल में कृपाण का अभ्यास करने वाले लोग भी लड़कियों का एक समूह थे, जिनमें से ज्यादातर 14 या 15 साल की थी। देर रात होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आड़ू के खूल वही रहे, लेकिन लोग बदल गए थे। अर्जुन देव चलते रहे और उस स्थान पर पहुंचे जहां बाई ने मानव रूप धारण किया था। जब उसने सोचा कि उस लड़की को मानव रूप लेने के लिए अपने क्लेश से गुजरने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा, तो उसे दिल का दर्द महसूस हुआ। अर्जुन देव चुपचाप चांदनी के नीचे चले गए, किसी को भी चौंकाने के बिना। जैसे ही वो किंग्युन चोटी के शिखर पर पहुंचे, अंधेरी रात में अर्जुन देव ने लिंग्युन पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची अनाम चोटी देखी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन एक मुस्कान प्रकट कर सके। उसने सोचा कि जब उसने उस चोटी पर कबूल किया तो वो कितना बचकाना था। अगर ये एक काम लड़की होती तो वो डर के मारे भाग जाती। अर्जुन देव ने धीरे से किंग्युन चोटी से छलांग लगाई और स्वर्गीय कृपाण मंडप के चारों ओर घूम गए। कुछ परिचित दृश्यों ने उनमें कुछ यादें जगा दी। उनकी यादों में जो बातें छिपी थी, वे उनके दिमाग में किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह उभर आई। अर्जुन देव स्वर्ग आरोही मंच पर चले गए। वो लड़ाई थी जिसने उनका नाम पूरे महान किन राष्ट्र में जाना था। अब इसके बारे में सोचकर उसके दिल में एक उदात्त भावना महसूस हुई। अनजाने में अर्जुन देव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि रास्ते में उनकी मानसिक स्थिति एक बार फिर पूरी हो गई थी। अर्जुन देव हमेशा साधना के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जब वह सावधानी से अपने अतीत को सुलझा रहा था और कुन्लुन क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा से खुद को दूर कर रहा था, तो उसने कुछ और हासिल कर लिया था। जो पूरे पहाड़ों की यात्रा कर चुका था, वो बूढ़ा नहीं होगा। किसी के दिल में उदात्त भावनाएं कभी फीकी नहीं पड़ती। अर्जुन देव अपने आंगन में लौट आए और बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र की खेती करने लगे।
वह पहले ही पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत की अड़चन तक पहुंच चुका था। यह अब पहले की तरह अप्राप्य नहीं था। अर्जुन देव महसूस कर सकते थे कि वो भयानक बिजली क्लेश और उससे भी अधिक भयानक हृदय क्लेश के करीब और करीब आ रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि वह इससे बच पाएगा या नहीं। जब से उसने खेती शुरू की थी, तब से यह सबसे बड़ा खतरा था। अगर वह सावधान नहीं था, तो वह मर सकता था। अगर वह इससे बच सकता है, तो वो अपने कोकून से बाहर निकल जाएगा और तितली बन जाएगा। उसका पुनर्जन्म होगा और वो एक ऐसे रास्ते पर चलेगा जिस पर पहले कभी कोई नहीं चला था। जब सूरज की रोशनी की पहली किरण भोर से पहले अंधेरे के आखिरी निशान को तोड़ती है, तो पूरा स्वर्गीय कृपाण मंडप जीवंत हो उठता है। सुबह अभ्यास करने वाले लोगों की आवाजें एक में विलीन हो गई, जो एक समृद्ध जीवन शक्ति का प्रदर्शन करती है। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और चट्टान के नीचे खड़े हो गए। सब कुछ ले लिया। स्वर्गीय कृपाण मंडप की 7 चोटियों के शिष्यों ने पीक एल्डर्स की देखरेख में सीखी गई कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और ऊपर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई, क्योंकि उसने धीरे से आह भरी। किंग्युन चोटी के शिखर पर अभी भी एक चट्टान थी। चट्टान के ऊपर किंग्युन चोटी की असली चोटी थी। हालांकि कई सालों से वहां कोई नहीं था। नए क्विंग्युन पीक शिष्यों को नहीं पता था कि शीर्ष पर बर्फ में सील किया गया एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपने जीवन का उपयोग राक्षसी दुनिया के एक उच्च रैंक वाले साधक को सील करने के लिए किया था। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत को देखते हुए ये बर्फ की सील कुछ भी नहीं थी। अगर उस समय उसकी वर्तमान ताकत होती, तो सौम्या के पिता का अंत ऐसा नहीं होता। हुंश! एक नीली रोशनी चमक उठी और एक आकृति अर्जुन देव की दिशा में चली गई। जब अर्जुन देव ने देखा कि वह कौन है, तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर्गीय कृपाण मंडप में ये एकमात्र व्यक्ति था जो उसे खोज सकता था। ये जूनियर अर्जुन देव सीनियर चंद्रा को नमस्कार करता है। अर्जुन देव ने ईमानदारी से कहा और उन्होंने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जो व्यक्ति आया था वो पिछले संप्रदाय मास्टर का छोटा भाई था, जो स्वर्गीय ब्रह्मांड क्षेत्र के वर्तमान धारक ताकीब चंद्रा थे। इस शख्स ने एक बार अर्जुन देव की जान बचाई थी। भले ही अर्जुन देव अब अपनी वर्तमान ताकत से ताकीब चंद्रा से नहीं डरते थे, फिर भी उन्हें उचित शिष्टाचार दिखाना था। उनकी जान बचाने का कर्ज स्वर्ग से भी बड़ा था। उसे इसे जीवन भर याद रखना था, इसे कभी नहीं भूलना था। ताकीब चंद्रा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। वह अर्जुन देव की वर्तमान ताकत पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उन्होंने एक ही समय में कुछ खुशी और कुछ निराशा दिखाई। आप इस समय स्काई डोम दायरे में क्यों लौट आए? क्या कुनलुन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ने आपको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, या ये प्यार और फैंग बक्सिया की चिंताओं के कारण है? ताकीब चंद्रा ने हवा में मंडराते हुए पूछा। अर्जुन देव के पास ताकीब चंद्रा से छिपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को विस्तार से समझाया। हृदय क्लेश। मैंने अक्सर निडर क्यूई विचलन के बारे में सुना है, हालांकि मैं वास्तव में नहीं जानता कि हृदय क्लेश क्या है। यह उस क्लेश की तरह लगता है जिससे अमर साधक गुजरते हैं। ताकीब चंद्रा के हाव भाव और गर्म हो गए। उन्होंने हृदय क्लेश को अपरिचित पाया। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बिजली का क्लेश और हृदय क्लेश। बच्चे, तुम किस तरह की खेती की तकनीक विकसित कर रहे हो? आप किसी अन्य साधना तकनीक में भी बदल सकते हैं। अपनी प्रतिभा के साथ फिर से खेती शुरू करने में देर नहीं हुई है। क्लेश से गुजरने का जोखिम बहुत अधिक है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और चतुराई से ताकीब चंद्रा के सुझाव को खारिज कर दिया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि वह किसी अन्य साधना तकनीक में बदलकर और कुछ नुकसान उठाकर इस क्लेश से बच सकता है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। कोई और विकल्प नहीं था। वो मौत से लड़ेगा और फिर पुनर्जन्म लेगा। अगर उसमें मौत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती,
तो उसके दिल की ड्राइव पूरी तरह से चली जाती। अगर वह भविष्य में सम्राट रुद्र तक पहुंच भी सकता है तो भी वह एक संप्रभु मार्शल सम्राट नहीं बन पाएगा। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। सीनियर लेंग, मैं इस बार कुछ चीजें लेकर आया हूं। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और 30 रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति अभिमा की बेहद दुखी निगाहों के सामने अमर आत्मा की अंगूठी से उड़ गई। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत 10 गुना सघन हो गई। पर्वत चोटियों से आध्यात्मिक कोहरा फैल गया। जब सूरज की रोशनी चमकती थी तो ये सभी प्रकार के रंगों को प्रतिबिंबित करती थी। तकीब चंद्रा ने सदमे में कहा, ये स्पिरिट वैन ओरिजिन्स है। इसके अलावा वे सभी रैंक 3 हैं। आपके पास इतने सारे स्पिरिट वैन ओरिजिन कैसे हो सकते हैं? आपकी ताकत को देखते हुए आपको लून संप्रदाय में इतनी सारी आत्मा नसें प्राप्त नहीं हुई होंगी। तकीब चंद्रा सही कह रहे थे। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि पुरानी पीढ़ी के किसान ऋषि मार्ग स्मारक में प्रवेश नहीं कर सकते थे और उन्होंने भूत दौड़ और लाश दौड़ को धोखा दिया था, तो वे प्रवेश नहीं कर पाते। यदि अर्जुन देव भविष्य में इतने सारे स्पिरिट वेन की उत्पत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पास इतना अच्छा अवसर नहीं होगा। अर्जुन देव ने समझाया नहीं। उन्होंने कहा, अगर सीनियर ने उस समय कोई कदम नहीं उठाया होता तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। ये 30 स्पिरिट वैन्स मेरे जीवन को बचाने के लिए आपको चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। हालांकि वे मेरी ईमानदारी का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। तकीब चंद्रा ठठाकर हंस पड़े। उसने अपना हाथ बढ़ाया और 30 स्पिरिट नसों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कहा, अस्वीकार करें? हाँ, उस स्थिति में मैं वास्तव में भ्रमित हो जाऊंगा। अर्जुन देव, इस बार ये सब आपका धन्यवाद है। अभी स्वर्गीय कृपाण मंडप में लोगों की संख्या पहले ही एक अड़चन तक पहुंच चुकी है। ये सीमित संसाधनों के कारण है। आपकी ये 30 स्पिरिट वैन्स ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप को 1000 वर्षों तक चिंता न करनी पड़े। उस समय स्काई डोम दायरे में नई स्पिरिट वैन्स होंगी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। सीनियर लैंग का सीधापन उनके स्वभाव के अनुकूल था। फिर अर्जुन देव ने कुछ सोचा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि सौम्या ने राजकुमारी याशिकिका के साथ क्या किया? जब तकीब चंद्र ने यह सुना तो वो फूट फूट कर मुस्कुराया और बोला, इस लड़की को बहुत गर्व है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर वो आपके साथ संबंध बना सकती है तो आप निश्चित रूप से उसे नहीं भूलेंगे। यदि आप भविष्य में मार्शल सम्राट बन जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे नहीं भूलेंगे। हालांकि उसने नहीं सुना और अनुभवात्मक प्रशिक्षण पर जाने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि वो अपना सब कुछ देना चाहती है।